हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, अब मेरे बारे में जो बच्चे मेरे से पढ़े ऑफलाइन वो तो मेरे को जानते हैं, ठीक है कि सर है, बट जो नहीं जानते वो जान जाएंगे, ठीक है ना। आप देखो जरा वीडियो को, आप कंप्लीट देखना। तो बहुत मज़े से हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़, ये आपको क्या दिख रहा है? नोट्स, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स है और ट्रस्ट को इतना मज़ेदार है ना, मतलब आप जब देखोगे कहोगे वाओ सर, मतलब क्या ही है सर, मज़ा है, एकदम मज़ा मज़ा है ना। मतलब अगर आप इसे प्रिंट आउट निकलवा लो आप इसका, वो भी कैसा कलरफुल, तो बिना फिर पढ़े आप इसे रह भी नहीं पाओगे। ओके, टेंशन नहीं लेना है। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। साथ ही साथ दो चीज़ें और आपको मुझे आपको देनी है। पहली जो चीज़ है, जब आप इस पूरे वीडियो को देख लोगे, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में रख लोगे कि हाँ ठीक है ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, आप इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है इसमें वो आप सॉल्व कर लोगे, तो आपको फिर दो चीज़ें और मिलेंगी, इस चैप्टर का वर्कशीट और इस चैप्टर का असाइनमेंट ना। मज़ा आ जाएगा, मतलब एक कंप्लीट प्रिपरेशन। और ऐसे ही हर एक चैप्टर की जो पीडीएफ है, जो वर्कशीट है, जो असाइनमेंट है, वो सब आपको मिलने वाली है। एक ओके, तो आराम से पढ़ो। जहां पर जो चीजें हैं वो इसी नोट्स का पार्ट है। चीजों को समझो, हम पॉइंट वाइज में चीजों को डिटेल में समझाएंगे, डिस्कस करेंगे। आपको देखना है, समझना है, और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लो, बहुत अच्छी बात होगी। बट नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नोट्स रेडी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ये नोट्स इंतजार कर रहा होगा। क्लियर है बात? स्टार्ट किया जाए। देखो भाई, तो चैप्टर का जैसा नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना। ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो जनरली हम जो, मतलब देखो भाई, एक सीधी सी बात बताओ, हम लोग अभी जो जिंदा है वो बेसिकली किसकी वजह से जिंदा है? कुछ लोग बच्चे कहेंगे सर ऑक्सीजन की वजह से, कुछ लोग कहेंगे खाने की वजह से। यस, खाने वाले पर आते हैं। ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, मतलब फूड की। तो अब हमें पता है कि देखो, हमारा जो इंडिया है ना, वो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। किसके मामले में? पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब हमारा इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पर आ गया है। लगभग कितने हैं? 1.46 बिलियन इंडियंस हैं, है ना हमारे यहाँ 1.46, यानी कि लगभग 1 अरब 46 करोड़ लोग हैं। और चाइना में 1.40 मतलब 1.4 बिलियन के आसपास लोग हैं फिलहाल। तो हमारा इंडिया पॉपुलेशन के मामले में आगे चल गया है। अब इंडिया को चाहिए बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा फूड। तो क्या होगा? उसके लिए हमें क्रॉप ग्रो करानी पड़ेगी। तो हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा लार्ज कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। नंबर के मामले में बता सकते हो कि साइज के मामले में इंडिया कौन से नंबर पर आता है? जरा आप कमेंट करके बताओ, है ना। साइज के मामले में इंडिया कौन से नंबर पर आता है? बट पॉपुलेशन के मामले में इंडिया नंबर 1 कंट्री है। ध्यान रखना है, इसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अब अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो क्या होगी? हर एक लोगों को खाना देना है भाई, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए क्रॉप का प्रोडक्शन तो होना चाहिए। तो इसलिए तीन बातों का बेसिकली ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर हमें इंडिया के लोगों को बहुत, मतलब फूड अगर हमें सप्लाई करनी है, तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, रेगुलर प्रोडक्शन। भाई ये बताओ, क्रॉप ग्रो कौन कराता है? किसान। तो आपने देखा होगा किसानों को गवर्नमेंट ना बुला बुला करके लोन देती है, आओ 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 लोन देते हैं तुम्हें। क्यों? क्योंकि भाई तुम नहीं अगर क्रॉप लगाओगे तो लगाएगा कौन, ठीक है। तो रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए किसका? क्रॉप का। दूसरी चीज, अगर प्रोडक्शन हो गई, बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई, देन उसके बाद क्या होना चाहिए? प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। तीसरी चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी तो सही तरीके से होनी चाहिए। पता चला कि इंडिया की एक जगह पर सस्ता चावल मिल रहा है और दूसरी जगह पर बहुत महंगा चावल मिल रहा है, तो ये सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, ये बात इतनी समझ में आई? ओके बच्चे, देखो तो अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर क्या चीज है? देखो बेसिकली है क्या ना, ये कुछ नहीं है, ये एक साइंस का ब्रांच है। क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस में भी देखो कई सारे ब्रांच होते हैं, आपको पता है। अब अगर आप क्लास अगर 8 में आ गए हो तो आपको 7th क्लास में या 6th क्लास में बता दिया जाता है कि देखो बच्चे, भाई साइंस की तीन चीजें होती हैं, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है एंड बायोलॉजी होती है। तो ये जो एग्रीकल्चर है वो हमारे साइंस के कौन से पार्ट का ब्रांच है? बायोलॉजी का ब्रांच है। ओके, यानी कि जो एग्रीकल्चर आता है वो बायोलॉजी के अंडर में आता है। ओके, अच्छा। तो अब
अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में हम लोग करते क्या है, तो हम लोग करते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। दो चीजें करते हैं, ध्यान रखना। एक तो हम लोग करते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और एक हम लोग करते हैं रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। दो चीजें, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुओं का पालना, उनको भाई उनसे हमें मिल्क चाहिए। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनसे मिल्क हम लोग लेते हैं, मतलब उनकी मिल्चिंग करते हैं, दूध दूहते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके फ्लैश वगैरह यूज होते हैं। तो हम लोग दो, यानी कि इस बायोलॉजी के अंडर में दो चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगा कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और एक दूसरा आ जाएगा रियरिंग ऑफ एनिमल। अब एक देखो मजेदार चीज है, पता है ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये जो हम लोगों ने जो खेती वगैरह जो करनी स्टार्ट करी ना, हमने जो कल्टीवेशन वगैरह जो स्टार्ट किया ना, ये कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। ओके, तो आज से अगर आप 10,000 साल पीछे चले जाओ ना, तो आपको कोई भी लोग खेती करते हुए नहीं दिखेगा। तो एक छोटी सी बात याद रखना, हिस्ट्री मतलब एक एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है, तो लगभग 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ है ना। उसके पहले क्या थे, उसके पहले लोग घूमते थे, नोमैडिक थे, वंडरर थे, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, जानवरों के पीछे भागते थे, शिकार करते थे, पेड़ों में जो फल लगे हुए होते थे उनको तोड़ करके खाते थे। मतलब इनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, कोई प्रॉपर सेटलमेंट नहीं था। जहां खाना मिल गया वहां ये अपना डेरा जमा लेते थे। ओके, तो क्या कहता है कि पीपल वर नोमैडिक, ये सब बातें याद रखोगे, है ना। वंडरिंग इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में घुमा करते थे, ठीक है। कंज्यूम्ड रॉ फ्रूट्स, कच्चे फलों को खाते थे, वेजिटेबल्स को खाते थे, एंड हंटिंग करके जानवरों को उनके फ्लैश वगैरह खाते थे। ये हमारी हिस्ट्री थी एग्रीकल्चर की, बहुत ज्यादा नहीं। इतनी बात समझ भाई। देखो चाहो तो अब छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे ये मेन एक हेडिंग लगा लो, ये मेन हेडिंग लगा लो और छोटे छोटे पॉइंट्स अपने मेंशन करो, बहुत हेल्प करेगा। मेरी बात याद रखना, अगर ये जो बच्चे अगर ये फॉलो कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर मेंशन करें, मैं नहीं कह रहा कि आप ये पूरा लिखो क्योंकि नोट्स आपको मिल जाने हैं, पूरा मत लिखो, बट जो छोटे छोटे पॉइंट्स है कि सर ये हमारी हेडिंग है, एग्रीकल्चर में हमें क्या याद रखना है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें दो चीजें आती हैं, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, सीधा डाल दिया, बस हो गया। फिर हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर दे तो स्टार्टेड हुआ इतना में, और उसके पहले क्या थे, लोग नोमैडिक थे, वंडर घुमा करते थे, जानवरों के पीछे भागा करते थे, शिकार करते थे, कच्चे फल, तो ये हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपका एक शॉर्ट नोट्स भी बनता जाएगा, नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक शॉर्ट नोट्स भी मिलता जाएगा। क्लियर है बात। नाउ देखो, अब हम अगर बात करें अपने फाइनल अपने टॉपिक पर आते हैं, क्रॉप, है ना। तो क्रॉप क्या है भाई, क्या हम किसी भी चीज को क्रॉप बोल देंगे। मैंने कहा सर मेरे पास एक, मेरे आंगन में एक प्लांट है, एक आम का पेड़ है, ठीक है, उसमें सर मेरे को फ्रूट्स मिल रहे हैं, क्या वो क्रॉप है। किसी बच्चे ने कहा सर मेरे यहाँ तो सर जो है दो आम के पेड़ है सर, उसमें मैं मतलब मैं और ज्यादा आम कलेक्ट कर रहा हूँ। कहने का मतलब है क्रॉप ऐसा नहीं है। तो क्रॉप के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको किसी एक टाइप का सीड चुनना पड़ता है और उस सीड को एक बहुत बड़े कल्टीवेबल लैंड में हम लगा देते हैं। तो उस केस में जब सिमिलर टाइप के प्लांट जब एक बहुत बड़े एरिया में जब लगा दिया जाता है, तो वो उस मतलब उस केस में जो प्लांट ग्रो होता है उस प्लांट को हम लोग बोल देते हैं क्रॉप। एक बात और कि क्रॉप की जब आप डेफिनेशन दोगे तो आप ये कहोगे कि दैट आर ग्रोन एंड, मतलब सेम काइंड ऑफ प्लांट दैट आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड। ये चीज भी डालनी बहुत जरूरी है, तभी वो क्रॉप की कैटेगरी में आएगी। ओके, तो कल्टीवेटेड हम लोग करते हैं कैसे, एज अ सोर्स ऑफ फूड के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर गांव गए हो या फिर देखे भी होगे आप लोगों ने, देखा भी होगा आप लोगों ने कि एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, उस फील्ड में यहाँ से लेकर के वहां तक देखते हैं कि एक ही काइंड का जो है हमें पौधा नजर आता है, दैट इज वो हमारा क्या हो गया, वही हमारा हो गया क्रॉप। ओके, एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि एक फील्ड है जो कि किससे भरी हुई है, वीट क्रॉप से भरी हुई है। ओके, बेसिकली देखो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखोगे तो वहां से बहुत अच्छा आपको ये चीज मतलब समझ में आएगा कि हाँ ठीक है सर, इसका मेरे को फिगर क्लियर हो गया, अच्छा सर ऐसा फिगर होता है। ओके, तो एक थोड़ी सी ना चीजों को रिलेट कर पाओगे जब आप फिगर को देखोगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर हम क्रॉप्स की बात करें देखो हमारे पास ना अलग अलग तरीके के क्रॉप होते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं सीरियल्स होते हैं, मतलब जो आप राइस खाते हो, वीट खाते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सीरियल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सीरियल्स होते हैं ना, याद रखना ये आपको कार्ब्स देते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। बात समझ में आ रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देती है। आप ये जो खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, रन कर रहे हो, ये सब आपको कैसे मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है जो कि आपको एनर्जी देती है। इसी तरीके से फिर हमारे पास पल्सेज होते हैं, जैसे अरहर दाल, जो आप दाल खाते हो दैट इज पल्सेज है, तो अरहर है, मूंग है, और भी तरीके तरीके की दाल होती है, तो है ना, ये हमें देती है प्रोटीन्स,
ध्यान रखने वाली बात है। ये हमें क्या देती है बच्ची? ये हमें प्रोटीन्स देती हैं। इसी तरीके से फिर हमें हमारे पास वेजिटेबल्स होते हैं। जैसे वेजिटेबल्स में क्या क्या जाता है? पोटैटो है, बीन्स है, कैरेट है, बहुत सारे तरीके के आप वेजिटेबल्स जानते हो। एंड फिर हमारे पास आता है फ्रूट्स, एप्पल्स, बनानास, ये सब हमारे क्या है? फ्रूट्स हैं। क्लियर हो रही बात? तो ये बातें आप याद रखोगे कि भाई सीरियल से हमें क्या मिलता है, ये नई चीज है, और सर हमें पल्सेस से क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलती है। क्लियर? इतनी बातों को जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो बच्चे, मेरी बात जरा समझना। यहाँ पर ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको एग्जाम्पल्स याद नहीं होते हैं। तो मैंने एक बड़ा अच्छा ट्रिक देखा, ये मैं नहीं कहूँगा कि ये मैंने बनाया है, ठीक है, मैंने भी गूगल से सर्च किया है। देखो, तो हम बात करते हैं, अगर अपने सीजन के बेसिस पे बात करें क्रॉप की, तो क्रॉप हमारे बेसिकली 3 तरीके के होते हैं: खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। ओके, हम सबसे पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप क्या होता है? देखो, नाम जैसे खरीफ है ना, एक खरीफ होता है और एक आपने क्या कहा, एक सर हमारा रबी क्रॉप्स होता है। तो नाम देखो, आर का उल्टा कर लो, आर दैट इज रेन ना, बट रेन नहीं, रेन का उल्टा, ओके, दैट इज विंटर। तो ये जो रबी है ये विंटर में शो करी जाएगी, और जो खरीफ है वो बारिश में शो करी जाएगी। दैट इज ये हमारे रेनी क्रॉप्स है ना, ये हम इनको बारिश के मौसम में बोते हैं। तो सोन इन द रेनी सीजन, जून टू सितंबर। रेनी सीजन कब से कब तक होता है भाई हमारे इंडिया में? जून टू सितंबर होता है। क्यों? क्योंकि इनको मॉइस्चर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा इनको मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से ये जून टू सितंबर में जब बारिश का मौसम हो रहा होता है उस समय इनको सोन किया जाता है। ओके, अब एग्जाम्पल मेरे को पता है कहीं कई मतलब बच्चे ऐसे होंगे, मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जिनको एग्जाम्पल याद ही नहीं होता। खरीफ का याद करो तो सर अब ये हम लोग रबी का सर हम लोग भूल जाते हैं। सर रबी का याद करते हैं, सर खरीफ का सर मिक्स हो जाता है। क्या किया जाए? देखो, कुछ नहीं, एक बड़ा अच्छा सा ट्रिक है। क्या है? मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन किया है, आपको केवल उसके क्रॉप्स के नाम याद रखने हैं। बीजेपी के सीएम जीएसटी के फायदे बताने एसआरएम यूनिवर्सिटी पहुंचे। एसआरएम एक बहुत अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। तो बीजेपी मतलब बी फॉर आपका बाजरा हो गया, जे फॉर ज्वार हो गया, पी फॉर पल्सेस हो गया। बात समझ में आ गई? फिर सीएम, तो सी फॉर आपका कॉटन हो गया और एम फॉर आपका मेज हो गया। ओके, जीएसटी, जीएसटी सभी लोग जानते हैं। तो जी फॉर आपका हो गया ग्राउंडनट, एस फॉर आपका हो गया शुगर केन और टी फॉर आपका हो गया टर्मरिक। जीएसटी के फायदे बताने एसआर, एस फॉर आपका हो गया ये सोयाबीन और आर फॉर आपका हो गया राइस। राइस तो सभी लोग जानते हैं ना, राइस के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ओके, तो अगर मेरे ख्याल से अगर आप ये ट्रिक अगर याद कर लो कि बीजेपी के सीएम जीएसटी के फायदे बताने एसआर मतलब एसआरएम यूनिवर्सिटी पहुंच गया, तो आई होप कि आपको ये थोड़ी सी हेल्प करेंगी एग्जाम्पल याद रखने में। कभी भी भूलोगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर रबी का कौन था और खरीफ का। बात क्लियर हुई? ठीक है, ना हम लोग बात करते अपने रबी क्रॉप्स की। देखो, अब अगर हम बात करते हैं अपने रबी क्रॉप्स की, तो उल्टा यानी कि खरीफ का उल्टा हो गया। क्या होते हैं भाई? ये विंटर में शोन किए जाते हैं, है ना। क्यों? रीजन ये है कि ये ऐसे क्रॉप है जिनको थोड़ा कूलर टेम्परेचर चाहिए, और बाद में फिर थोड़ी सी कड़ी धूप चाहिए, है ना, ताकि जो फसल है वो अच्छे से पक जाए। ओके, तो कूलर टेम्परेचर एंड जेंटल सनलाइट, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, मैंने कड़ी धूप बोला, लेकिन थोड़ा सा जेंटल, है ना, जेंटल सनलाइट चाहिए, जिससे कि जो फसल है, जो क्रॉप है, वो अच्छे से पक जाए। कब से कब तक होते हैं? अक्टूबर टू मार्च, यानी अक्टूबर में सोन होते हैं और मार्च में अभी आप देखोगे कि गेहूं की अभी जो है क्या हो रही होगी, कटाई हो रही होगी, ठीक है ना, कल्टीवेट किया जा रहा होगा गेहूं को। ओके, तो ये सब सारी चीजें हमारी हो गई। एग्जाम्पल क्या है? वीट है, बार्ले है, चिकपी है। यहाँ पे देखो, चिकपी का मतलब चना। कौन सा वाला चना? जैसे दो तरीके के आपके चने होते हैं, एक आपने चना खाया हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं देसी चना, है ना, वो, और एक होता है, एक ऐसा चना होता है जिसको आप लोग वो बनाते हो, जो नहीं आता है वो, यार क्या बोलते हैं यार उसको, छोला, बड़े वाले चने का, दैट इज ये वो है चिकपी, ध्यान रखना, ठीक है। रेंसिड है, ओट्स है, मस्टर्ड है। अब सर ये मेरे को सर एग्जांपल नहीं याद होते, सर कैसे याद करेंगे? देखो, सीधा सा एक तरीका है, ट्रिक क्या है? WBC अगर लो का केवल एल देखना, WBC अगर लो है तो ओट्स खाओ और मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाओ। कितनी अच्छी बात है। अगर आपकी WBC लो है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओट्स खाना पड़ेगा और मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाना पड़ेगा। ओके, तो W फॉर आपका हो गया वीट, B फॉर हो गया बार्ले, ठीक है ना, और C फॉर हो गया चिकपी। ओके, उसके बाद L फॉर हो गया आपका लिंसिड, यानी कि चिया, जिसको हम लोग वो अलसी का भी जिसको बोलते हैं, ओट्स, आपका ओट्स जस्ट लाइक ओट्स ही है, और मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड, ओके, सरसों।
सरसों तेल, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपके एग्जांपल इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नाउ अब अगर हम बात करें अपने ज़ैद क्रॉप्स की, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ैद जो क्रॉप्स होते हैं इनको हम लोग फिलर क्रॉप के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ज़ैद क्रॉप्स हमारे क्या होते हैं, फिलर क्रॉप होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब ये हमारा अभी जैसे मार्च का मंथ जो चल रहा है, तो मार्च के मंथ में ना गेहूं वगैरह जो है खेतों से कट जाएंगी। अब क्या होगा, तो खेत को खाली रखने से अच्छा है कि हमने कुछ ऐसे क्रॉप बो दिए जिनसे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान भी, मिट्टी को, सॉइल को नुकसान भी नहीं हुआ, है ना। तो जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है। अच्छा ये बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि सर मेरे पास ज़मीन है सर हम भी बो देते हैं वाटरमेलन हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, जो जैसे जो बालू वाली जो मिट्टी होती है, जैसे आप देखोगे कि गंगा नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे, तो इन सब जगहों पर आपको ये फसल जो है वो देखने को मिलती है ना। याद रखोगे, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ठीक है, रिज गोर्ड है, मतलब चोरई जिसको बोलते हैं, बिटर गोर्ड है जिसको हम लोग करेला बोलते हैं, पंपकिन है, कुकुम्बर है। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं बच्चे, ज़ैद क्रॉप्स हो जाते हैं। दैट इज दे आर आल्सो कॉल्ड फिलर क्रॉप के, हम मतलब हम इन्हें फिलर क्रॉप के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ओके। ठीक बच्चे, अगर आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा है तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक निकल करके आ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, है ना। तो जो हमने बेसिक सी बातें पढ़ी है ना रबी एंड खरीफ के बारे में, हम उन्हीं को लेकर के पॉइंट्स बना देंगे। जैसे अगर हम बात करें, पहले हमने बात कर ली खरीफ एंड रबी की। देखो तो खरीफ का मैंने क्या पढ़ा था भाई, ये हमारी ये कैसे होते हैं, ये रेनी सीजन में होते हैं, है ना। तो क्या क्या दिया भाई मैंने, देखो भाई ये रेनी सीजन में होते हैं, कब से कब तक होता है ये भी बता दो, जून टू सितंबर। अच्छा रबी क्या होता है, विंटर सीजन में होता है, विंटर सीजन बता दिया, कब से कब होता है, सितंबर टू मार्च। अच्छा अब दूसरी बात आपको क्या याद आ रही है, देखो कि रेनी सीजन में अगर ये हो रहा है जो हमारा खरीफ क्रॉप है, तो इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। सीधी सी बात है ना, लॉजिक लगाओ, रटना नहीं है बच्चे, बात समझ में आ रही है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अच्छा इसके लिए क्या अमाउंट ऑफ वाटर ह्यूज चाहिए, नहीं, फेवर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। किसके लिए, ये हमारे जो रबी क्रॉप्स हैं इनके लिए। अच्छा दूसरी चीज ये है, देखो क्योंकि ये जो हमारा जून टू सितंबर का जो मंथ होता है ना, मतलब जो जून है ना, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तो उसके बाद पानी तो हुई अमाउंट में चाहिए चाहिए, फिर उनको पकने के लिए, उनके क्रॉप्स को पकने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हीट भी चाहिए होता है। तो इस वजह से ग्रो इन हॉट एंड वेट कंडीशन, यहाँ पे इन लगा दो, ग्रो इन हॉट एंड वेट कंडीशन। लेकिन ये कैसे ग्रो होते हैं भाई, ये कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन में। ये बताओ ठंडी का जो मंथ होता है वो कैसा ड्राई होता है ना, स्किन कैसे रफ हो जाते हैं। तो दैट इज, ये जो रबी क्रॉप्स हैं वो कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन में ग्रो होते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल बता दो, पैडी बेसिकली ये राइस का, आपको पैडी, देखो पैडी की कई सारी वैरायटीज होती है, राइस की भी ना कई सारे वैरायटीज होती है। तो और इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, अब हमने इन जो चीजें हमने जो देखी हैं, इनके बेसिस पर हम लोग जरा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने कितनी चीजें समझी हैं अच्छे से। ओके चलो आओ क्वेश्चन की तरफ। चलो जरा गेस करो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो बच्चे, और प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले रहे हो ना, दैट मीन्स आपको रबी, खरीफ और ज़ैद क्रॉप के बारे में उनके आपको एग्जांपल्स और उनका जो मैंने आपको निमोनिक बताया था, और प्लस क्या उनकी कंडीशन है, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो अगर हम बात करते हैं अपने मेज की, है ना, तो मेज हमारा जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। कैसे पता, तो हमने एक निमोनिक, देखो अब मेरी बात फिर सुन लो, जिन बच्चों को अभी भी निमोनिक में कंफ्यूजन है कि सर कौन सा किसका था भूल गए सर, WBC अगर लो है तो ओट्स खाओ और मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाओ, ये सर किसके लिए था। सर अगर हमारा ये बीजेपी की CM GST का प्रचार कर रहे हैं SRM यूनिवर्सिटी का, ये सर किसके लिए था, भूल गए। देखो एक सीधी सी बात है, ये जो बीजेपी के CM है ना, जो GST का प्रचार किया, तो हुआ क्या भाई, GST किसके लिए लगता है, जो जिनके पास इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जो अपना टैक्स वगैरह जो भरते हैं, ठीक है, गुड्स वगैरह का, उनके लिए ये चीज़ है। तो ये सब सारी चीज़ें बंद हो गई बारिश के समय में कब हो गई, बारिश के समय में सब सारी चीज़ें बंद हो गई। तो जब बारिश के समय में ये सब सारी चीज़ें बंद हो गई, तो फिर बीजेपी के CM भागे, कहाँ भागे, SRM यूनिवर्सिटी, क्या कर रहे हैं, GST का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो SRM यूनिवर्सिटी, यानी कि ये जो बीजेपी के CM वाला जो निमोनिक है, ये आपके लिए होगा, वो खरीफ क्रॉप के लिए होगा, ठीक है। और अगर ये WBC लो है तो ओट्स खाओ, और
मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाओ। तो WBC ठंडियों के दिनों में सपोज करो कि हमारा जो WBC है वो ठंडियों के दिनों में कम हो जाता है। बात समझ आएगी? यानी कि विंटर सीजन यानी कि रबी क्रॉप्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरी बात जरा समझ लो, मैंने कहा कि हमारा जो हमारा रबी क्रॉप है, यानी कि जो विंटर सीजन का जो क्रॉप है, जो विंटर सीजन का क्रॉप है, उसके लिए हमें WBC वाला ट्रिक याद रखना है, ठीक है। और हमारा जो खरीफ क्रॉप है, यानी कि जो बारिश वाला जो हमारा क्रॉप है, उसके लिए हमें बीजेपी के CM वाला निमोनिक याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो बीजेपी की CM, MM फॉर मेज। तो मेज यानी कि मेज हमारा क्या हो गया बच्चे? मेज हमारा हो गया खरीफ क्रॉप। तो अगर ये हमारा खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप के लिए यानी कि हमें हाई अमाउंट ऑफ रेन चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, ये सब सारी चीजें चाहिए। कह रहा है कि नॉट एसेंशियल नहीं होना चाहिए, नॉट एसेंशियल। तो देखो नॉट एसेंशियल की अगर हम बात करें ना, इनमें से नहीं है। अच्छा बताओ, खरीफ क्रॉप के लिए क्या हाई टेम्परेचर चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। क्या ह्यूमिडिटी चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। क्या लो टेम्परेचर चाहिए? नहीं। खरीफ क्रॉप के लिए बच्चे लो टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। देखो एक तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस वीडियो को देखा होगा और सीधा आंसर पर जंप कर गए होंगे, सर देखते हैं आंसर क्या है। गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ा सा पेशेंस रखा होगा, वीडियो को पॉज करके आंसर को सोचने की कोशिश करी होगी, है ना। ठीक है, नहीं बता पाया, सही नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने सोचा। तो प्लीज आप दूसरे काइंड तरीके के बच्चे हो, कोशिश करो सोचने की कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, सर ने क्या बताया है ना। देखो मैं जान रहा हूँ कि चीज़ों को जनरली हम लोगों को लर्न करना पड़ता है, बट कोशिश ये करो कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को ना कोशिश करें समझ लेने के लिए ना, तो फिर बहुत हद तक वो आपके लिए हेल्प करेगा। लर्न करने की यानी कि याद करने की बार बार जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर बात हो गई। इस तरीके से फिर देखो एक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग क्रॉप्स इनटू द खरीफ एंड रबी क्रॉप। तो आपको निमोनिक अगर याद है तो आप आराम से जो आपके खरीफ क्रॉप हैं और जो आपके रबी क्रॉप हैं उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, किसके बेसिस पर है? निमोनिक के बेसिस पर हो गया। ओके, अगला देखो एक क्वेश्चन है कि इफ वीट इज सोन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। वो इफ वीट इज शोन इन द खरीफ सीजन, कह रहा है वीट भाई जान जो है वो ना वो खरीफ सीजन में बो दो। ये बताओ खरीफ सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ सीजन में तो आपको हम लोग तो ये राइस बोते हैं, क्योंकि राइस को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है भाई कि तुम जो है वीट को बो दो, तो गड़बड़ काम है। तो ये भी वही जानना चाहता है, ठीक है ना, कि क्या गड़बड़ काम हो जाएगा, व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा? देखो सीधी सी बात है ना, वीट को ना बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए, तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, फसल हमारा जो है वो डूब जाएगा, डिके हो जाएगा, सड़ जाएगा, यील्ड बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगा। ओके, तो ये सब सारी बातें हम लोग को डिस्कस करनी। तो देख लो जरा क्या तरीका होगा लिखने का अपने आंसर को। देखो एक तो होता है समझने का, ठीक है ना, एक तो मैंने समझा दिया कि ठीक है मैंने सर ने ओरली बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन सर लिखने की जब बारी आई तो सर काम गड़बड़ हो जाता है। तो लिखने के लिए आपको नोट्स आपको दिए गए और इन चीजों को आपको अच्छे से समझ करके, है ना, प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है, पढ़ते रहना है। देखो तो कहता है कि पहली बात हम ये बताएंगे कि देखो भाई ऐसा है ना, वीट जो हमारी है ना वो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं, मॉडरेट मीडियम अमाउंट की टेम्परेचर चाहिए होती है। उसके बाद मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होती है, बहुत ज्यादा भी अमाउंट ऑफ वाटर नहीं, क्योंकि राइस एक ऐसी फसल है जिसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, है ना। मतलब एक तरीके से जो राइस का जो आपने प्लांट देखा होगा ना, वो पहले पानी में ही, मतलब उसको एकदम इतने यहाँ तक पानी होते हैं, फिर देन उसको पानी में ही क्या किया जाता है, राइस की फसल को लगाया जाता है, ठीक है। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है एंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रॉस्ट फ्री डेज। मतलब कि ये कह रहा है कि भाई बर्फ वाले दिन नहीं चाहिए, ठीक है ना, फ्रॉस्ट नहीं आपका जो है होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, अगर मान लो आपने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, देख लो पहली दिक्कत ये आएगी कि ग्रोन इन द खरीफ सीजन, ठीक है, तो इट में नॉट ग्रो प्रॉपरली। अगर हम ऐसा अगर हम वीट को अगर खरीफ वाले सीजन में लगा देते हैं, दैट मीन्स बारिश वाले मौसम में अगर हम गेहूं को अगर बो देते हैं, तो हमारा फसल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर मिलेगा जो कि गेहूं के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, सम ऑफ द प्लांट्स में गेट आल्सो डैमेज ड्यू टू द फ्लडिंग। भाई फ्लड आ जाएगी ना, बारिश के पानी में वो तो डूब जाएगा ना, तो गेहूं का पानी ये सब चीजें बियर नहीं कर पाएगा, इस वजह से पुअर यील्डिंग मिलेगी। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, कि आपको क्या मिला, ठीक है ना। यील्ड मतलब क्या, आउटपुट। ओके, ये बात समझ में आ गई। आगे देखो समझते हैं। एक और आपका क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विच मंथ डू फार्मर ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया। देखो भाई मस्टर्ड, अगर WBC लो है तो क्या खाओ, ओट्स खाओ और मस्टर्ड ऑयल में यानी कि सरसों के तेल में खाना बनाओ। अच्छा ये बताओ WBC कब हुआ था? ठंडी के दिनों में कम हुआ था, याद आ गया, ठीक है ना। यानी कि हमारा मस्टर्ड क्या है, पूछा है कि विच मंथ, तो विच मंथ मतलब अक्टूबर टू
मार्च, आप ये बताओगे, ठीक है। अक्टूबर में इसको बोया जाता है और मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। ओके, जैसे भी आप देखोगे कि खेतों में जो सरसों काटे जा रहे होंगे, सरसों की हार्वेस्टिंग करी जा रही होगी, है ना। ओके, बात आ रही समझ में, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। बट फिर भी अगर स्टिल आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दो, कमेंट करके बताओ कि सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। ओके, अच्छा देखो, मैंने ये वही चीज बताई है, ठीक है। रबी क्रॉप को कैसे याद रखना है कि अगर WBC लो है तो ओट्स खाओ और मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाओ, और WBC लो कब होता है बस ये याद रख लो, विंटर सीजन में लो होता है, ठीक है। उसके बाद GST के प्रचार करने के लिए वो गए, तो भाई क्यों गए, क्योंकि भाई उनका जो है GST थोड़ा से खराब हालत में चल रहा होगा, बारिश का समय होगा, है ना, तो इस वजह से वो चले गए। ओके, फिर ये सब सारी चीजें हैं। फिर देखो मैंने एक और बनाया है ज़ैद क्रॉप्स का, ये जो गर्मियों की, जिसको हम लोग फिलर क्रॉप के नाम से जानते हैं, याद आया, फिलर क्रॉप, दैट इज ज़ैद क्रॉप्स। तो इसके लिए भी देखो एक निमोनिक है कि रोड पे वाटर भर जाने के कारण CM का BP हाई हो गया, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से करके आप इनके निमोनिक्स को, इनके एग्जाम्पल्स को निमोनिक की हेल्प से याद कर सकते हो। क्लियर है बात, समझ में आ गई। जहां तक अभी देखो बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक बहुत ही बेसिक सी हम लोग चीजों को पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहां से जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब एक बात मेरी जरा मानो, ठीक है। देखो, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देख रहे हो, देखने की आपकी कह सकते हैं कि कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटी है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भगा भगा कर देखना ना बच्चे, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा रेस्ट ले लो, वाटर वगैरह पी लो, पानी वगैरह पी लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डिटेल में समझो, जब सेकेंड टाइम देखना वन शॉट देख लेना, ठीक है ना, कहीं से भी वन शॉट देख लेना, या हम खुद अपलोड कर देंगे वन शॉट देख लेना। लेकिन मेरी बात को समझ लो, अगर फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे होते हो तो उसे हम बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जब दूसरी बार देखें तो दूसरी बार हमें बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, फॉरवर्ड करके करते 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 हम देखते हुए आगे बढ़े। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है मेन टॉपिक। ओके, देखो क्या है मेन टॉपिक हमारा, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इमेजिन करो कि आप, सपोज करो आप एक किसान हो, इमेजिन कर लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए, सर एक किसान है, ठीक है, सर के पास बहुत बड़ी जमीन है भाई, पुश्तैनी जमीन है सर के पास। अब सर को क्या करनी है, खेती करनी है, तो सर क्या करेंगे, सर क्या सूखे हुए खेत में ऐसे बीज छीट देंगे फसल उग जाएगी? नहीं, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। जैसे ये बताओ, जैसे अभी हम लोग अपने भाई, अपने माँ बाप के अपने बच्चे हम लोग, तो हम लोग को बड़ा करने के लिए क्या किया गया, ढेर सारी मेहनत करी गई है, खाने का ध्यान रखा गया है, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा गया है, सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, तब जाकर के हम लोग इतने बड़े हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही जो क्रॉप होते हैं ना बच्चे, वो फार्मर्स के जस्ट लाइक एक सन की तरह होते हैं, है ना, वो उनकी बहुत सेवा करते हैं। तो अब हमें उन्हीं सेवाओं को, यानी कि प्रैक्टिसेस को समझना है कि फार्मर ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करते हैं जिसके बेसिस पर जब हमें, मतलब उनके जो क्रॉप है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जरा उन प्रैक्टिसेस को समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो मेरे पास अगर एक खेत है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें अपने खेत को, यानी कि फील्ड को क्या करना पड़ेगा, खेती के लायक बनानी पड़ेगी। मतलब उसमें जो मिट्टी है ना, उसे हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मतलब या तो ट्रैक्टर के हेल्प से या तो बैलों के हेल्प से हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसकी जुताई करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लगिंग, है ना, प्लगिंग। ओके, यानी कि जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, प्लगिंग आ जाती है, टिलिंग एंड लूजनिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं कि किस तरीके से हम मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करें, किसके लिए, अपने आने वाले फसल के लिए, फसलों को तैयार होने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, समरी में जल्दी से देख करके आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आपने मिट्टी को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है भाई, बहुत अच्छा, मिट्टी प्रिपेयर्ड हो गया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करोगे, अब आप उसमें सीड्स को शोन करोगे, बोओगे, किसी भी एक टाइप का आप क्रॉप लो। जैसे सपोज करो आप जैसे वीट को बोना चाहते हो, तो अपने वीट का सीड लिया और उसको पूरे खेत में क्या कर दिया, फैला दिया, दैट इज कॉल्ड सोइंग, ठीक है। अब सोइंग भी करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है सोइंग में, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, बीज बो दिया, ठीक है ना, सीड्स आपने लगा दिया जमीन में। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा
उसको हम लोग करेंगे क्या, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। मतलब हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजेशन ऐड करेंगे। अब सवाल ये है कि सर ये मैन्योर और फर्टिलाइजेशन क्या है, तो इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है। मैन्योर जो कि एक ऑर्गेनिक हमारा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग डिकम्पोज करके बनाते हैं, कहाँ, जो फार्मर्स होते हैं अपने घरों में। उसके बाद जो हमारी फर्टिलाइजर्स होती है वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि फैक्ट्रीज में बनाई जाती है और ये हार्मफुल होती है, लेकिन मैन्योर के कंपेरिजन में जो फर्टिलाइजर है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ देता है प्लांट को। ये सब भी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझो, मेरे वर्ड पर फोकस करते हुए चलो, ठीक है। अगला हमारा काम क्या होगा, मैंने मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन में भी मैंने अपने क्रॉप में ऐड कर दिया। अब अगला हमारा काम क्या होगा, इरिगेशन, यानी कि अब हम उसे पानी देंगे, वाटरिंग करेंगे प्लांट्स के ऊपर, यानी कि मिट्टियों में हम लोग क्या करेंगे, पानी देंगे, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन के भी कई सारे तरीके होंगे। बेसिकली हम लोग दो मेथड की बात करेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल इरिगेशन और एक हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड पढ़ेंगे कि मॉडर्न मेथड के थ्रू कैसे कैसे हम लोग इरिगेशन करके वाटर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगला होगा, देखो अब जैसे जब आप इरिगेशन करोगे ना तो वैसे ही तुरंत क्या हो जाएंगे, कुछ हमारे जो मेन क्रॉप है, ध्यान से सुना मेरी बात, हमारे जो मेन क्रॉप है वो मेन क्रॉप के साथ कुछ अदर टाइप के क्रॉप भी क्या होने लगेंगे, ग्रो होने लगेंगे। यानी कि वो क्रॉप ऐसे क्रॉप है जिनका हमें हमारी क्रॉप से कोई लेना देना नहीं, मतलब सॉरी, वो ऐसे प्लांट जिनका हमारे क्रॉप से कोई लेना देना नहीं है, वो बस फ्री फोकट में आ गए हैं कहीं से, और जो भी आप फर्टिलाइजर या जो भी आप मैन्योर अपने मेन क्रॉप को दे रहे हो वो उसके न्यूट्रिएंट्स को चुरा चुरा करके खा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे क्रॉप को हटाना है ना, हमें ऐसे क्रॉप को क्या करना है, हटाना है। तो इसीलिए ये टॉपिक आया, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं, अननेसेसरी प्लांट दैट आर ग्रोन विथ मेन क्रॉप, जो मेन क्रॉप के साथ बड़े होते हैं। होता क्या है ना कि जैसे देखो आपने ये ऐसे प्लगिंग करी, ठीक है, आपने यहाँ पर सीड्स बो दिया, यहाँ पर आपने सीड्स बो दिया, यहाँ पर सीड्स बो दिया, यहाँ पर सीड्स बो दिया, ठीक है। अब ये जो बीच में देखो खाली जगह होगी ना, इसी खाली जगह में क्या होती है, हमारी जो है वो वीड्स ग्रो होने लगती है। तो हमें इन वीड्स को हटाना होता है। समझ में आ रही है? तो दैट इज हम लोग, हमारा एक और टॉपिक आ जाएगा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है। इसके भी कई सारे मेथड होंगे। एक तो मैनुअली हाथ से ऐसे तोड़ तोड़ करके हटा दिया, एक हम लोग जो है होय का यूज करते हैं, ऐसे कुदारी ले लेते हैं और बीच वाला जो जिस जगह पे घास उगी थी उसको ऐसे खींच खींच करके पूरे घास को तोड़ते हैं, इस तरीके से। ओके, अगला है भाई, बहुत अच्छा आपने काम किया, आपने वीड्स को हटा दिया। अब आपका क्रॉप बहुत बड़ा हो गया और उसमें फाइनली जो उसके जो उसमें जो फसल थे, उसमें जो फल थे, है ना, वो पक गए, वो रिप हो गए। अब क्या करना है, अब हम उसकी करेंगे हार्वेस्टिंग, यानी कि अब उसकी करेंगे कटाई, ठीक है। तो फसलों की हमने क्या कर दी, कटाई कर दी, ठीक है। वो भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से करते हैं। अब जब कटाई कर दी तो आपको मिल गया, आपका ग्रेन मिल गया, जैसे मान लो आपको गेहूं मिल गया, ठीक है ना, आपने 100 कुंटल आपने गेहूं अपने खेत में आपने उगा लिया। अब क्या करना है ना कि देखो बहुत सारे ऐसे फार्मर होते हैं जो केवल अपने खाने भर के लिए फसलों को ग्रो कराते हैं, लेकिन अब इंडिया में फार्मर अब ऐसे भी होने लगे हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, फसलों को ग्रो कराते हैं। मतलब उनका पर्पस होता है कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या होता है कि भाई देखो अपने लिए तो भी रखना है और साथ ही साथ हम बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, इसको सेल भी कर देंगे, बेच भी देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें जब फार्मर जब अपने फसलों को बेचेंगे तो उनके लिए उनको क्या चाहिए भाई, वो जहां बेचेंगे उन फसलों को सबसे बड़ी जो जरूरत होगी वो होगी उनको स्टोरेज की, क्योंकि अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं मिलेगा ना बच्चे, तो बताओ इतना सारा फसल फिर ग्रो कराने का क्या फायदा, वो फिर क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, ठीक है ना, या फिर उसमें चूहे लग जाएंगे वगैरह समथिंग, ऐसे कुछ आपने न्यूज में देखा भी होगा कि किस तरीके से गोदाम में जो है अनाज रखे हुए रहते हैं और उसको पूरा चूहा वगैरह सब कुछ मतलब खराब कर डालते हैं। तो प्रॉपर हम लोग स्टोरेज कैसे करेंगे, क्या तरीका है जिससे कि इसमें इंसेक्ट्स वगैरह, चूहे वगैरह ना लगे, है ना, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बेसिक्स आइडिया समझ में आया कि हम लोग जब अगर हम एग्रीकल्चर अगर करने जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, है ना। अब वो कौन कौन सी है, वो टोटल हमारी 7 प्रैक्टिसेस हैं, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब ये तो बात होगी समझने की, लेकिन आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा प्यारा सा, व्हाट आर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो आप देखो क्या बताओ, अब लिखने वाली बात क्या होगी कि द सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर्स। सीधी सी बात है भाई, अगर हम फार्मर हैं तो मेरे द्वारा क्या होगी ना, हम बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे बाय फार्मर, मतलब बाय मी, बाय फार्मर, फॉर किसके लिए भाई, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स।
क्या करने के लिए? क्रॉप्स का कल्टीवेशन करने के लिए, क्रॉप की खेती करने के लिए हमें बहुत सारे एक्टिविटीज करने पड़ेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक, 3 महीने 4 महीने तक हमें फसलों की देखभाल करनी पड़ेगी। तो दैट आर कॉल्ड या दैट आर रिफर्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कितनी सीधी सी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना, ये आपको बताना पड़ेगा कि सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर, ओके, दैट आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और टोटल आपको 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपको मेंशन करने पड़ेंगे। प्रिपरेशन, मेरे साथ बोलो जरा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग है, फिर क्या है हमारे पास, एडिंग ऑफ मैन्योर है, मैन्योर मैंने ऐड कर दिया, फिर हमें क्या करना है, पानी डालना है, पानी डाल दिया। अब जैसे ही पानी डाला उसके साथ कुछ अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो हो गए जिसको मैंने बोल दिया वीड्स बोल दिया, तो है ना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स हो गया। वीड्स को से मैंने जैसे ही प्रोटेक्ट किया, हमारा फसल क्या हो गया, पक करके तैयार हो गया। और हम उसकी क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उसकी हम लोग कटाई करेंगे, और जब हार्वेस्टिंग कर ली तो हम लोग उसको स्टोर कर देंगे। दैट इज हमारे पास टोटल 7 स्टेप्स होंगे। क्लियर बात, ये याद इंश्योर कर लो। वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से 1 से लेकर के 7 जो चीजें हैं उनको बोलने की कोशिश करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, सबसे पहला हमारा जो होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं, वर्ड याद रखना, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। हम सॉइल को लूज और टर्न कराते हैं। मतलब ऐसे मान लो सॉइल बहुत टाइट है, ऐसे उसमें हमने सॉइल में हमने कुछ ऐसे मेटल टाइप पेंट्रेट किया और सॉइल को लूज करा दिया, है ना, तो लूजनिंग एंड टर्निंग करा दिया। लूजनिंग और टर्निंग से देखो फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो, सपोज करो ये सॉइल है और ये सॉइल की ऊपरी वाली लेयर है ना, ये आपको टॉप लेयर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही मैंने इसको जब लूज किया तो नीचे वाला सॉइल है ऊपर आ गया, ठीक है। तो इससे जो अमाउंट ऑफ ह्यूमस है वो बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ जो नीचे वाला जो सॉइल ऊपर आया है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, तो वो प्लांट को बड़े आसानी से मिलेगा। बात समझ आ रही है। एक और चीज होती है कि भाई हमारा जो प्लांट का जो रूट है वो बड़े इजीली तरीके से क्या हो जाएगा, रूट के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना, अंदर आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस ये सब सारे क्या होते हैं, फायदे होते हैं क्या करने के, सॉइल को लूजनिंग एंड टर्निंग करने के, लूज और टर्न करने के। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। ऑब्वियसली बात है, क्रॉप को ग्रो करने का ये फर्स्ट स्टेप है, बिना इसके आप क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो हम ये कहते हैं कि इट मींस द टर्निंग एंड लूजनिंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आ जाता है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल टू अलाउ द रूट्स टू ग्रो डीप एंड ब्रीथ इजीली। ऑब्वियसली बात है भाई, जमीन अगर देखो बहुत अगर टाइट है तो जो प्लांट का जो रूट है क्या वो इजीली ब्रीथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ब्रीथ मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। प्लांट भी भाई क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है आउट टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ये आपको सभी को पता है। लेकिन जब मैंने अगर मिट्टी को लूज कर दिया तो अब प्लांट क्या होंगे, बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई फायदा क्या हुआ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना अपने पीडीएफ में। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल। देखो पूछ भी दिया कि भाई सॉइल को टर्न और लूज कराने का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो देखो सीधी सी बात है, पहली बात कि रूट पेनिट्रेट डीपर एंड ब्रीथ इजीली। पहला तो वही हो गया, ठीक है, कि रूट बड़े इजीली क्या कर देंगे, पेनिट्रेट कर देंगे और ब्रीथ इजीली, है ना, उनको सांस लेने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। दूसरी चीज, इट ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू सरफेस फॉर द प्लांट टू यूज। ओके, देखो जो सॉइल का जो नीचे वाला जो लेयर होता है ना, उसमें ह्यूमस की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर आता है तो प्लांट्स को और ज्यादा क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। समझ में आ रही है। अगला है, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म। ये बहुत जरूरी चीज है। देखो अर्थवॉर्म याद रखना, अर्थवॉर्म ही एक ऐसी चीज है जिसे हम किसान का मित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थवॉर्म ना ह्यूमस क्रिएट करते हैं। ह्यूमस माने क्या होता है, ह्यूमस माने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को ग्रो करने में, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने में हेल्प करते हैं, दैट इज ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस को ये क्रिएट करते हैं अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब विच आर बेनिफिशियल टू फार्मर। क्या है भाई, जो अर्थवॉर्म है, जो माइक्रोब्स हैं, ये फार्मर के लिए बेनिफिशियल हैं। दे ऐड ह्यूमस, दे ऐड ह्यूमस। बात समझ आ गई, यानी कि ये जो अर्थवॉर्म है, ये जो माइक्रोब्स हैं, ये ह्यूमस क्रिएट करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये सब हमारी जो हेडिंग चल रही है वो सब अंडर किसके चल रही है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंडर में चल रही है। अब देखो इसी के अंडर में एक और आपकी हेडिंग आती है, व्हाट इज टिलिंग या फिर व्हाट इज प्लगिंग। प्लगिंग, ठीक है। तो सॉरी, टिलिंग और प्लगिंग क्या है। देखो
प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। सॉइल को लूज और टर्न करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, टिलिंग या प्लगिंग कहलाता है। ठीक है, इफ अगर मान लो सॉइल आपका बहुत ज्यादा हार्ड है, ड्राई है, बारिश हुई नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बिफोर इफ द सॉइल इज ड्राई इट मे नीड टू बी वाटर्ड बिफोर प्लगिंग। तो प्लगिंग करने से पहले यानी कि खेत की जुताई करने से पहले अगर मिट्टी बहुत हार्ड है तो फिर आपको एक बार वाटरिंग करानी पड़ेगी। आपने देखा भी होगा कई बार जब जो खेत जो खाली होते हैं, जैसे ही एक बार बारिश होती है तुरंत जो जिनका वो खेत होता है तुरंत उनकी क्या करा देते हैं, प्लगिंग करा देते हैं, अगर उनको फसल उगानी है तो। आपने देखा, आप अगर नहीं देखोगे तो नोटिस करना अगर अगल बगल कहीं खेत खाली हुआ तो। ठीक है, अच्छा अब देखो जब हम लोग प्लगिंग करते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बड़े बड़े कह सकते हो कि ढेले बन जाते हैं, ढेला जिसको बोलते हैं, मतलब बड़ा बड़ा जो है पीस मिट्टी का बन जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रम्स। ठीक है ना, इंग्लिश में बोल दिया क्रम्स, हिंदी में बोल दिया देखो मिट्टी का ढेला है इतना बड़ा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड क्रम्स। लेवलिंग द सॉइल आफ्टर प्लगिंग हेल्प विद द प्रॉपर सोइंग एंड इरिगेशन। देखो एक बात और, जैसे ही आप सॉइल को लूजनिंग और टर्निंग तो करा दिए, अब उसके साथ ना उसे क्या कराना पड़ेगा, उसको लेवल में भी करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, तभी तो सीड्स बोओगे, और सीड्स जब बोओगे जब पानी जब डालोगे तभी तो हर एक जगह क्या होगा, सेम अमाउंट में वाटर जाएगा। आपने लेवलिंग करी ही नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, सीड्स भी अच्छे से नहीं बोएगा और जो पानी है वो भी इधर का उधर चला जाएगा, एक जगह ज्यादा एक जगह कम हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे तो लूजनिंग और टर्निंग कराने के बाद यानी कि प्लगिंग कराने के बाद हमें उसे क्या करना पड़ेगा, लेवलर से लेवल यानी कि मिट्टी को लेवल करना पड़ेगा। ओके, अब ये जो देखो टिलिंग और प्लगिंग है ना, ये भी भाई अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से कराते हैं। जो ट्रेडिशनल जो लोग हैं, जो बहुत पुराने टाइप के जो लोग हैं वो अभी भी बैलों से कराते हैं, है ना। बैलों के गले में एक हल बांध देंगे और उसके थ्रू वो खेतों को जोतेंगे। दूसरा जो तरीका होता है वो ट्रैक्टर से। तो देखो जैसे ये ट्रैक्टर से ये वाला हमारा मॉडर्न वाला मेथड हो गया, बात समझ में आ गई। ठीक है, लेवलिंग इज डन बाय यूजिंग अ लेवलर। जैसे देखो ये हमारा लेवलर है ना, ये क्या कर रहा है, ये मिट्टी को बराबर कर रहा है, लेवलिंग ऑफ सॉइल यहाँ पर हो रही है। अब देखो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब वही कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, इम्प्लीमेंट्स का मतलब कि हम लोग कौन कौन सी चीजों को यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए। ओके, तो देखो जरा समझते हैं, हमारे पास बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर अगर हम इम्प्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें तीन चीजें आती हैं, प्लग आता है, हो आता है और कल्टीवेटर आता है। ये जो प्लग है ना ये बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, जिसको हम लोग हल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, होए मतलब वही मैंने बताई कि जो वीड्स आ गए हैं उन वीड्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैंने उसे लिया और बीच वाले जगह पर ऐसे चला दिया, तो सारे के सारे जो घास हैं वो क्या हो गए, हट गए। ये मत समझना कि सर अगर मेरे पास अगर कोई खेत है तो सर हर एक जगह मैं सीड्स बो दूंगा, नहीं, आपको कुछ जगह छोड़नी भी पड़ेगी, है ना, बीच से ऐसे फिर एक कॉलम छोड़ना, फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से करके हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग वो सोइंग वाले में देखेंगे। ओके, अच्छा, तो प्लग है, होए है और कल्टीवेटर है। प्लग हमारा ये ट्रेडिशनल है ना, यूज बाय फार्मर फ्रॉम एंशिएंट टाइम। क्या बात इसमें याद रखनी है, ये एंशिएंट टाइम से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेज सच एज एडिंग फर्टिलाइजर, टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। तो ये जो प्लग होता था ना पहले, वो तीनों कामों के लिए यूज होता था। क्लियर है बात, ये तीनों कामों के लिए यूज होता था। लेकिन अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो इस प्लग में है क्या क्या चीज, देखो ये जो है आपका प्लग का ये बीम है, मतलब इसको दोनों बैलों के ऊपर रख दिया जाता है ना। और ये वाली जो चीज है आपकी, ये आपका इसको बोलते हैं प्लग शाफ्ट। ये जो बड़ी सी जो डंडी है, ठीक है, ये क्या है, ये प्लग शाफ्ट है। और ये जो पोर्शन है जो मेन जो जमीन को पेंट्रेट करता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लग शेयर। ठीक है, ये हल्का सा मेटल का बना हुआ होता है, ये जमीन को पेंट्रेट करता है। बैल आगे चलते हैं और जमीन पेंट्रेट होती जाती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा होता है हॉय। हॉय क्या है, टूल यूज फॉर द रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। दोनों काम में आते हैं, बट बेसिक इसका जो पर्पस है वो वीड्स को रिमूव करना है, और हम चाहें तो इससे लूजनिंग और टर्निंग का भी काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक कुदाल होता है ना, कुदाल जिसको कुदारी बोलते हैं, तो ये वही चीज है। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये वाला पोर्शन यूज होता है ना, यहाँ से मैंने इसको ऐसे पकड़ ला और ऐसे पकड़, यहाँ से देखो यहाँ से ऐसे पकड़ा और पकड़ कर ऐसे खींच दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या करेगा, जैसे देखो मैंने कहा यहाँ पर आपने क्रॉप लगाया है, यहाँ पर आपने क्रॉप लगाया है, यहाँ पर आपने क्रॉप लगाया, तो ये खाली जगह बची ना, तो इस खाली जगह में इसको रखेंगे, ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो सारा का सारा जो वीड है वो हट जाएगा।
बात समझ आ रही है? क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेटर देखो क्या है, तो अब एक मॉडर्न समय आ गया है। अब कैसा समय आ गया भाई? अब तो मॉडर्न समय आ गया ना। तो मॉडर्न समय भाई मॉडर्न तरीके हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के पीछे, दैट इज ये कल्टीवेटर है, ये कल्टीवेटर है, मैंने इसको ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया और मैंने अपने खेत की जुताई कर दी। ठीक है, बात समझ आ गई? ये क्या करता है, ये बेनिफिट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि ये लेबर सेव, मतलब सेव्स लेबर एंड टाइम, है ना। वैसी बात है, ये क्या करेगा, ये लेबर सेव करेगा भाई, और टाइम भी क्या करेगा, ये बचाएगा। क्लियर बात? तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, अभी हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक देखा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मैं फिर से कहूंगा, अगर बोरिंग लग रहा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, थोड़ा टहल लो, पानी वगैरह पी लो, देन उसके बाद आकर के देखो। ठीक है, बट कंटिन्यूअसली अगर देख सकते हो तो ये आपकी पोटेंशियल है, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यूअसली देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हमारा जो खेत था वो, उसकी मैंने प्रिपरेशन कर दी, मैंने सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, मैंने सॉइल को तैयार कर दिया। किस लिए? उसमें अब सीड्स मेरे को बोना है। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा बच्चे, वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है सोइंग ऑफ सीड्स। अब हम उसमें क्या बोने वाले हैं? अब हम उसमें सीड्स बोने वाले हैं। क्या बोने वाले हैं उसमें? हम लोग सीड्स बोने वाले हैं। चलो भाई देखो, अब क्या ऐसा है सर, मार्केट से मैंने सीड्स खरीद करके लाया और पूरे ऐसे खेत में फेंक दिया, क्या ऐसा करते हैं? नहीं, सीड्स जो आप लाए हो ना, हो सकता है कि वो सीड्स, कुछ उसमें से सीड्स खराब हो, कुछ सीड्स उसमें से अच्छे हों। ठीक है, तो हम पहले सीड की टेस्टिंग करते हैं कि भाई कौन सा सीड्स खराब है और कौन सा सीड अच्छे हैं। तो क्या सर हम लोग एक एक सीड्स को देखेंगे? टेस्टिंग करने का मतलब सर आपका क्या मतलब है? सर हम लोग एक एक सीड्स को देखेंगे क्या? नहीं, ऐसा देखोगे तो सर तो 1 साल लग जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं, मेरी बात जरा समझना। ठीक है, तो पहले हम लोग सोइंग ऑफ सीड समझते हैं क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ द प्लांटिंग सीड्स इन द प्रिपेयर्ड सॉइल। जो अभी हमने सॉइल जो प्रिपेयर्ड किया था, ठीक है, इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है, सोइंग स्पेलिंग याद रखना है, SOWING। अच्छा, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, दीज आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी। तो जब आप सीड लेने जाते हो तो सीड्स की जब आप लोग जब बुआई करते हो, मतलब जिसको हम लोग बोना बोलते हैं, ठीक है ना, बुआई करना, खेत की बुआई करना, ठीक है, यानी कि सोइंग करना। तो हमें ना अच्छी क्वालिटी की सीड्स चाहिए होती है। तो हमें काम करना होगा, हमें सिलेक्शन ऑफ सीड्स करना होगा। तो हमें ऐसा सीड्स चुनना है जो हाई यील्ड्स दे, यील्ड्स मतलब प्रॉफिट, आउटपुट, है ना, हमें हाई प्रॉफिट दे, हाई आउटपुट दे। तो दैट इज हमें वैसा सीड्स लेना पड़ेगा। अब सर सीड टेस्टिंग क्या है? सीड की सर टेस्टिंग कैसे करेंगे? बहुत आसान सा काम है। इमेजिन करो आपके पास 1 या आधा केजी, 1 केजी चना है, आप उसको एक बाल्टी लो, बाल्टी में पानी भरो और डाल दो। आप देखोगे कि कुछ उसमें चने ऐसे होंगे जो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करने लगेंगे और जो बाकी के जो चने होंगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो कौन सा चना अच्छा होगा और कौन सा चना खराब होगा, बता सकते हो? जरा गेस करो। देखो, जो चना फ्लोट करेगा, जरा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग साइंस यूज करते हैं ना कैसे, ये बताओ। हल्की चीजें वाटर में क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं, सभी को पता है। हल्की चीजें वाटर में क्या करती है बच्चे? फ्लोट करती हैं। तो अगर वो हल्की है सीड्स, तभी तो क्या कर रही होगी? वाटर में फ्लोट, यानी कि अंदर से वो खाली है, हॉलो है। और अगर अंदर से अगर वो बच्चे हॉलो है तो क्या वो फिर उसके अंदर से प्लांट निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। यानी कि जो सीड फ्लोट करने लगा, हम लोग उसे बोलते हैं कि ये खराब है, ये सोइंग के लायक नहीं है। और जो चीज नीचे बैठ गया, जमीन मतलब सभी जमीन में कह रहे हैं, जो बाल्टी के लेवल पर बैठ गया, उसको हम लोग बोलेंगे ये सीड अच्छा है। ओके, तो देखो भाई ये बता रहा है कि भाई इमर्जिंग द सीड्स। अब इसको लिखोगे कैसे? जैसे आ गया क्वेश्चन, हाउ टू परफॉर्म सीड टेस्टिंग, हाउ टू परफॉर्म सीड टेस्टिंग। तो कैसे लिखोगे? बाय इमर्जिंग सीड्स इन वाटर, सीड्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। ऐसे सीड्स जो वाटर में फ्लोट कर रहे हैं आर लाइटर देन दोज, किससे? दैट सिंक, सिंक मतलब जो डूब गए, यानी कि जो डूब गए वो भारी हैं और जो तैर रहे हैं वो हल्के हैं। सो बिकॉज, ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज डैमेज्ड सीड्स बिकेम हॉलो। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो हॉलो होगा वो अंदर से क्या होगा? डैमेज होगा, तभी तो हॉलो है। ठीक है, एंड दे फ्लोट। और इस तरीके से हमने सीड टेस्टिंग कर ली। क्लियर बात? अगर आपसे आता है कि राइट द स्टेप टू परफॉर्म सीड टेस्टिंग, तो आपका ये आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने सीड की टेस्टिंग कर ली, यानी कि अब हमारे पास बढ़िया से एकदम सीड्स आ गए, फ्रेश सीड्स आ गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें उन सीड्स को बोना है अपने खेत में। तो उसके लिए हम लोग कुछ टूल्स का यूज करेंगे। अब वो टूल्स हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं, ट्रेडिशनल टूल भी हो सकता है और सीड ड्रिल यानी कि मॉडर्न टूल भी हो सकता है। ओके, बात करते हैं ट्रेडिशनल टूल्स की। देखो, जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं ना, ट्रेडिशनल टूल माने क्या?
जो पुराने समय से जो लोग यूज करते चले आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल टूल। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें फनल शेप्ड होता है। फनल शेप्ड मतलब ना कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ से आप सीड डालते जाओ, जैसे ये देखो ये दोनों पकड़े हैं ना यहाँ पर, तो इसमें हमें क्या करना होता है, सीड डालना होता है। और ये नीचे ना काफी ज्यादा शार्प एंड होता है यहाँ पर, और वो जमीन के अंदर रहता है, और सीड इसके अंदर से नीचे गिरता रहता है। ये बैल आगे भागते रहते हैं और सीड नीचे गिरता रहता है। बात समझ आ रही है ना। मतलब इस तरीके से ये पहली क्यारी में ऐसे सीड्स जाते गए, फिर बैल ऐसे घूमेंगे, फिर ये दूसरी क्यारी बन जाएगी। तो इसमें इस तरीके से सीड्स प्रॉपर जगहों पर लगते लगते चले जाते हैं। बात समझ में आ गई। ओके, तो इसमें देखो क्या होता है, फनल होता है जिसके थ्रू हम लोग सीड्स को इंड करते हैं, एंड पास थ्रू द पाइप्स। यहाँ पर ये पाइप्स है, पास थ्रू द पाइप्स विद शार्प एंड्स, जिसके एंड्स कैसे होते हैं बच्चे, बहुत शार्प होते हैं, विच पेनिट्रेट द सॉइल टू प्लेस द सीड्स। और इस तरीके से सीड्स जो है वो अपनी अपनी जगहों पर गिरता चला जाता है। ये होता है हमारा ट्रेडिशनल तरीका। क्लियर। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें तो अब यार, तो एक तो बहुत समय लगेगा, ठीक है ना, और मेहनत भी बहुत लगेगी। तो अब आ गया सीड ड्रिल। क्या आ गया बच्चे, सीड ड्रिल। देखो क्या है सीड ड्रिल। अब एक साथ तुम कई सारी, मतलब जैसे मान लो ये एक क्यारी है, 2 क्यारी है, 3 क्यारी, 4 क्यारी, तो एक साथ हो सकता है तुम चारों क्यारी में क्या करो इस सीड ड्रिल्स के थ्रू सीड्स को शो कर सकते हो। देखो जरा इसका फिगर देखो तो समझ में आ जाएगा। देखो कितने सारे इसके खांचे बने हुए हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग सीड डालते हैं, यहाँ पर सीड डालते हैं, और ये चलता जाता है। देखो इस तरीके से चलता जाता है, और ये वहाँ पर सीड्स को खेतों में प्लेस करता जाता है ऑटोमेटिकली। देखो तो क्या लिखोगे इसके बारे में, लिखना भी तो है, बस के सर केवल फिगर देख लिया तो सर क्या ऐसा काम चलेगा, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो तो मॉडर्न डेज हम लोग की बात करते हैं, तो सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर द सोइंग एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो सीड ड्रिल किसके हेल्प से चलता है, ट्रैक्टर के हेल्प से चलता है। दिस टूल शोज सो द सीड्स यूनिफॉर्मली, है ना, प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। याद रखना, ऐसा नहीं है कि सीड्स को आप ऊपर छोड़ दो, नहीं, वो जितने भी सीड्स ऊपर रह जाते हैं ना, वो सारे के सारे पक्षियों के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, तो घाटा हो जाएगा ना आपका। तो सीड्स को ना जमीन के, मतलब मिट्टी से ढकना भी चाहिए, मतलब होना चाहिए, नहीं तो या तो फिर वो बर्ड्स उसे खा जाएंगे, या फिर उसकी प्रॉपर तरीके से प्लांटिंग नहीं हो पाएगी, है ना। आफ्टर द सोइंग एंड प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। मैंने क्या बताया, आपने देखा होगा कि जब भी कहीं, जब खेत की जब जुताई होती है, तो देखोगे वहां पर बहुत सारे बर्ड्स वगैरह लगने लगते हैं। क्यों, एक तो 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि जब खेत की जब जुताई होती है तो बहुत सारे मिट्टी के अंदर से बहुत सारे कीड़े मकोड़े बाहर, मतलब निकलते हैं, जिनको बर्ड्स खाते हैं। एक दूसरा रीजन ये होता है कि जब सीड्स जब फेंकते हैं तो जो बर्ड्स वगैरह हैं वो उन सीड्स को खाती हैं। बस मेरे, तो इसलिए कह रहा है कि सीड ड्रिल क्या कर देता है, जो हमारी ये है, जो सीड्स हैं वो उनको क्या कर देता है, कवर कर देता है, ठीक है ना, मिट्टी से ऑटोमेटिकली। इट सेव्स टाइम, और ये क्या करता है, ये टाइम सेव करता है, और लेबर से भी, मतलब हमें बहुत ज्यादा लेबर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है बात। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मेरी बात जरा समझना, यहाँ पर जरा ध्यान से इस वर्ड को देखो, ब्रॉडकास्टिंग, है ना। देखने में तो बहुत हैवी वर्ड लग रहा है भाई, सर ये ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब होता है। देखो, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि आप सीड्स को अपने हाथों से क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो, अपने हाथों से क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो। लो ऐसे, पहले के समय में ऐसे ही होते थे, सीड्स को लोग ऐसे हाथों से ऐसे फेंकते थे। खेतों की जुताई करा दी, अब हाथ में सीड्स लिया, ऐसे चलते जाते थे और ऐसे फेंकते जाते थे चारों तरफ, है ना। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, हैंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, बात समझ आ गई। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हैंड ब्रॉडकास्टिंग, दैट मींस सीड्स आर स्प्रेड बाय हैंड, सीड्स आर स्प्रेड बाय हैंड, इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, चलो, तो हमने 2 चीजें कर ली, समझ में आई यहां तक बात। हमने कितनी चीजें कर ली भाई, 2 चीजें कर ली। पहली चीज क्या थी, याद करो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, टिलिंग और प्लगिंग हमने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा सोइंग, सीड्स को कैसे बोया जाए। तो उसके लिए हमने कहा कि भाई हम 2 टूल्स यूज करेंगे, या तो ट्रेडिशनल या तो मॉडर्न। ट्रेडिशनल में हमारा फनल शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और मॉडर्न में हम लोग सीड ड्रिल की बात करते हैं। ये 2 चीजें क्लियर हुई। अच्छा जी, नाउ अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं ना, ठीक है,
ठीक है सर, खाना खाते हैं, लेकिन खाने के साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं। स्पेशली बच्चे और जो बूढ़े लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं खाने के बाद, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क में हॉर्लिक्स वगैरह डाल लिया। बच्चे जो होते हैं वो कॉम्प्लान वगैरह डाल लेते हैं, करते खाते हैं ना। क्यों करते हैं भाई, वो क्यों करते हैं? तो ऐसे ही ना प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स को सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स मिला, अच्छी बात है, जितना उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिला बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर होता क्या है कि कुछ उन्हें फिर उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है ना, सॉइल से उन्हें उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। इसलिए सॉइल में हमें फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर, कोई एक ही चीज यूज करोगे, या तो फर्टिलाइजर या तो मैन्योर हमें डालना पड़ता है। बात समझ में आ गई? जैसे हम लोग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं अपने खाने के लिए, है ना, हॉर्लिक्स वगैरह, कॉम्प्लान वगैरह, वैसे ही प्लांट्स को भी, सॉइल को भी हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना पड़ता है। ओके, और उसका उस एक्स्ट्रा सप्लीमेंट का नाम क्या है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्लियर है बात? अब जरा समझते हैं। देखो तो क्या होते हैं, एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं एडेड टू द सॉइल, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। मैंने क्या कहा? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं भाई? फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ। ओके, अब क्या रोल है न्यूट्रिएंट्स का इन सॉइल, है ना, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। देखो सीधी सी बात है, soil provides minerals, nutrients to crop which are necessary for the plant growth। क्या करते हैं, जो soil है ना वो minerals देते हैं प्लांट को, जिससे कि प्लांट क्या करता है? ग्रो होता है। दूसरी बात, continuous farming without leaving the field depletes these nutrients making the soil poor। देखो ऑब्वियस सी बात है, अब आप कॉन्टिन्यूसली फार्मिंग कर रहे हो, 3 महीने में या 4 महीने में आपने एक फसल बोई और अपने फसल को, अपने खेत को छोड़ा ही नहीं कि चलो भाई 1 महीने के लिए खाली छोड़ देते हैं। आपने कहा कि नहीं, जैसे मैंने फसल काटी हम दूसरा फसल ग्रो करा देंगे। तो क्या है, सॉइल की एक लिमिट है ना, कि वो एक लिमिट तक अब आपके क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स देगा ना, तो उसके तो न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो गए, क्योंकि आपने तो उसको मौका ही नहीं दिया दोबारा रिप्लेनिश करने का, मतलब दोबारा रिस्टोर करने का, न्यूट्रिएंट्स को दोबारा रिस्टोर करने का आपने मौका ही नहीं दिया। तो ये भी एक रीजन है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस, तो इससे सॉइल क्या हो जाते हैं? पुअर हो जाते हैं। अब जब सॉइल जब पुअर हो गए तो अब उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फिर से दूसरे प्लांट्स को क्या कर सके? न्यूट्रिएंट्स दे सके। इसलिए फार्मर क्या करते हैं? मैन्योर ऐड करते हैं या फिर फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। तो एडिंग ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बन सकती है, प्लीज अंडरलाइन दिस, एडिंग ऑफ मैन्योर is called manuring. It help to replenish the soil nutrients. ये क्या करता है? ये soil के nutrients को replenish करने का काम करता है। अच्छा एक बात याद रखना, जो manure है केवल वही soil के nutrients को replenish करने का काम करता है, fertilizer नहीं करता। फर्टिलाइजर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर किस तरीके से है ना। आप लोग फर्टिलाइजर को कैसा समझ सकते हो और मैन्योर को कैसा समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, आप ही का एग्जांपल देंगे, ठीक है। ओके, इट हेल्प टू रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ओके, विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्लांट बिकेम वीक। क्यों भाई? जैसे आप खाना मत खाओ 2 दिन, ठीक है, या फिर आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जो ले रहे हो वो मत लो, तो क्या हो जाओगे? आपको वीकनेस फील होगी। ऐसे ही प्लांट हो जाते हैं, अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला सॉइल से तो वो वीक हो जाते हैं। इसलिए फार्मर क्या करते हैं? मैन्योर या फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। ओके, अब सवाल है सर व्हाट इज मैन्योर ना। मैन्योर क्या है? तो मैन्योर में क्या चीज होता है? देखो ऑर्गेनिक है ये। ऑर्गेनिक क्या होता है बच्चे? देखो हम लोग जितने भी लोग हैं ना, हमारी बॉडी, हमारा खाना, हमारा टेबल, हमारा कपड़ा, हमारा जो भी चीज है वो सब क्या है? सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक माने क्या सर? ऐसी चीजें जो मोस्ट ऑफ जो चीजें हैं ना, हमारे अगल बगल की जो चीजें ना, वो हम सब कार्बन से बनी हुई हैं, ठीक है। किससे बनी हुई है? कार्बन से, है ना। तो उसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनिक। और जो कार्बन से नहीं बनी, जिसमें कार्बन की एक भी अमाउंट नहीं है, उसे हम लोग बोल देते हैं इनऑर्गेनिक। बात याद रहेगी, ध्यान रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं समझना है। ऑर्गेनिक मतलब ऐसी सब्सटेंस जो कार्बन से बनी है। याद रखो, अर्थ पे ऑलमोस्ट हर एक सब्सटेंस किससे बनी हुई है? कार्बन से बनी हुई है। कुछ ऐसी भी सब्सटेंस हैं जो कार्बन से नहीं बनी, उन्हें हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक, है ना। जैसे कि हमारा जो यूरिया है, जो खाद वगैरह है, यूरिया, खाद तो नहीं बोलेंगे, यूरिया वगैरह, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा इनऑर्गेनिक होता है। ओके चलो, तो मैन्योर क्या चीज है? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैंने क्या बताया आपको? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मेड फ्रॉम डिकम्पोज्ड प्लांट और एनिमल।
ठीक है ना। आपने देखा होगा या मान लो नहीं भी देखा होगा तो जरा इमेजिन करो कि आपके पास एक खेत है, आपको मैन्योर प्रिपेयर करना है, तो क्या करोगे आप लोगे काऊ डंग, है ना, जो एनिमल जो एक्सक्रीट है वो लोगे। आप अपने खेतों से जो पत्तियां हैं, जो रेसिड्यू जो बच गए हैं क्रॉप्स के, उनको लोगे। आप वेजिटेबल पील्स लोगे और उन सभी को एक गड्ढा बनाओगे, गड्ढे में डाल दोगे, ठीक है, उसको मिट्टी से ढक दोगे। अब क्या करेगा, अब होगा क्या ना, देखो जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं सर, जो कि अभी हमारा अगला चैप्टर है, वो क्या करेंगे, उन सब चीजों को जो आपने गड्ढे में डाला है उसको छोटे 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 पार्ट में ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे। ये काम कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। वो क्या करेंगे, वो इस चीजों को डिकम्पोज करेंगे। याद रखना बच्चे कि अगर हम आपसे पूछे, कई बच्चे देखो ऐसा है जो कहेंगे कि सर हमारे अर्थ पर जो लाइफ है ना सर वो प्लांट की वजह से है, लेकिन याद रखना हमारे अर्थ पर जो लाइफ है ना वो प्लांट की वजह से नहीं है, हमारे अर्थ पर जो लाइफ है वो बैक्टीरिया की वजह से है। क्लियर है बात, किसकी वजह से बच्चे, बैक्टीरिया की वजह से। और वो कौन सा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया, है ना, जो कि ग्रीन एल्गी वगैरह आप देखे हो, जो नदियों में, समुद्रों में, तालाबों में जो होता है। तो ये कहा जाता है कि अर्थ का लगभग 50% जो ऑक्सीजन है वो साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो बैक्टीरिया को बैड मानते हैं कि नहीं बैक्टीरिया वेरी बैड है, मतलब हमें वो बीमार वगैरह कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, याद रखोगे। देखिए चलो हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे अपने डिकम्पोज्ड प्लांट, मतलब है ना, और एनिमल को वो क्या कर देते हैं, एनिमल वेस्ट वगैरह को सब डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, हमारा मैन्योर बन जाता है। ओके, अब हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बाय डंपिंग, डंपिंग करनी है प्लांट्स को, एनिमल वेस्ट को, ठीक है, वेजिटेबल पील्स को, एक चीज और है इसमें ऐड कर लो, इन पिट्स मतलब गड्ढे में, एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। और हम उसे क्या होने देंगे, हम उसे डीकम्पोज होने देंगे, मतलब उसे हम, डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक करना। वो कौन का, वो ब्रेक करने का काम कौन करेगा, वो सब बैक्टीरिया करेंगे, माइक्रोब्स करेंगे, छोटे 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 छोटे। कैसे, अगर ये डिकम्पोज वाले, अगर ये बैक्टीरिया ना होना बच्चा हमारे अर्थ पर, तो हमारी अर्थ पे हर जगह आपको क्या दिखेगी, हर जगह लाश देखने को मिलेगी, कोई भी जानवर मरा पड़ा रहेगा ऐसे, क्योंकि वो डिकम्पोज होगा ही नहीं, वो डीके होगा ही नहीं, ठीक है ना, कोई भी चीज, है ना। जस्ट लाइक हम आपको एग्जांपल अगर दे दें, जस्ट लाइक जैसे प्लास्टिक को आप छोड़ दो कहीं भी, क्या होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है ना। तो ये बैक्टीरिया, ये जो डिकम्पोजिशन का काम है वो कौन करता है, वो बैक्टीरिया करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया का हमारे रोल में, हम लोग आगे अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो करके एक चैप्टर है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, तो द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डिकम्पोजिशन का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज नोन एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो डिकम्पोज्ड हो गया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो वो जो बना, उस डिकम्पोज्ड मटेरियल को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर। बात समझ में आ गई, ऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं, ठीक है, यानी क्या बताया ऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन की अमाउंट मिली हुई हो। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट। मैंने हिंट भी देखो दे रखा है, समझ में आ गया ना। वही चीज है आपके पास, कंपोस्ट मतलब मैन्योर है। मैन्योर आप कैसे बनाते हो पता है। अब क्या करना है, अभी आप उसमें एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दो, अर्थवॉर्म ऐड कर दो। तो जैसे आप उसमें अर्थवॉर्म ऐड करते हो, क्या बन जाता है, वो बन जाता है वर्मी कंपोस्ट। बात समझ में आ गई। चलो ये बात कर ली मैंने किसकी, मैन्योर की। नाउ अभी हमारा ये यही वाला टॉपिक है ना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर समझ में आ गया, मैन्योर क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। तो देखो फर्टिलाइजर बच्चे क्या है ना, फर्टिलाइजर हमारा क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है। क्या है फर्टिलाइजर, एक केमिकल सब्सटेंस है जो फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है भाई, फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ बनाई जाती है, फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, है ना, रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें ये मैन्योर, अगर तो एक बच्चे ने कहा कि सर जरा कंपैरिजन करो सर, मैन्योर का और फर्टिलाइजर का सर जरा कंपैरिजन करो। तो देखो है ना, दोनों के यार देखो अपने फायदे हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरा क्रॉप बहुत जल्दी ग्रो हो, बहुत ज्यादा मेरे को ईल्ड दे दे, तो आप फर्टिलाइजर का यूज करो, लेकिन उसके नुकसान भी हैं, देखो फर्टिलाइजर जस्ट पता है क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझो। फर्टिलाइजर जस्ट ऐसा है, सपोज करो कि आप काम करके थक चुके हो, ठीक है। मैंने कहा कि भाई
ये ले 1000 रुपये, ठीक है, चल मेरा ये वाला काम कर दे, आप तुरंत रेडी हो जाओगे, है ना। अभी तो कहते सर नहीं नहीं सर हम तो थक गए, मेरे पास सर अब कोई नहीं बचा सर, अब बस मेरे को सोना है, लेकिन मैंने दे दिया 1000 रुपये, चलो मेरा काम कर दो भी। तो फर्टिलाइज़र भी वैसे ही होते हैं, है ना। सॉयल ने सॉयल के पास जितनी एबिलिटी थी उसने अपनी एबिलिटी मतलब उतना न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को दिया, लेकिन फर्टिलाइज़र क्या करता है ना, ये एक्स्ट्रा 1000 रुपये की तरह है, ठीक है। वो ज़बरदस्ती सॉयल से न्यूट्रिएंट्स निकलवाता है कि नहीं, और तो इसी की वजह से फर्टिलाइज़र यूज़ करने से सॉयल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बैरन, वहाँ जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा सॉयल यूज़ करने से क्या होती है, वहाँ की ज़मीन बैरन हो जाती है, मतलब अनफर्टाइल हो जाती है, फर्दर उसमें कोई भी क्रॉप वगैरह ग्रो नहीं होता है। इसलिए जो फार्मर हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, यानी कि हम लोग मैन्योर यूज़ करें। और मैन्योर क्या करता है ना, मैन्योर सॉयल फर्टिलाइजर के कंपेरिजन में थोड़ा कम यील्ड देगा, लेकिन वो सॉयल की जो क्वालिटी है ना उसे वो और बढ़ा देगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ने डिस्कस किया कि फर्टिलाइजर्स क्या हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जिसके पास स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ कुछ न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो सॉइल्स को प्रोवाइड कराती हैं। एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल याद रखना। तो दो एग्जांपल तो आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, यूरिया और NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम, उल्टा है K, P फॉर पोटेशियम नहीं, K फॉर पोटेशियम, ओके। तो NPK नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। बाकी अदर एग्जांपल भी आप याद कर सकते हो, अमोनियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट है और पोटाश है, ये सब हमारे क्या हैं, फर्टिलाइजर्स हैं जो हम लोग खेतों में यूज करते हैं क्रॉप की अच्छी यील्डिंग के लिए। क्लियर बात, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, बहुत तेजी से तो नहीं बोल रहे हैं, प्लीज आप कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो अच्छा, फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया कि इट हेल्प्ड टू गेट अ बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, बहुत अच्छा ये यील्ड देता है, लेकिन मैंने कहा ना इसके नुकसान भी हैं, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, और नुकसान बहुत लंबा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर, भाई क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो पहली बात कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। मैंने क्या बताया कि जो फर्टिलाइजर है वो 1000 रुपए की तरह है, ठीक है ना, कि आप एकदम थक चुके हो और मैंने आपको 1000 रुपए देकर के आपसे काम करवा लिया, ओके। तो आप अब सोचो, अब तो 1000 देंगे तो कहोगे सर जो है अब सर आपसे अलग से सर मिलना पड़ेगा तो जस्ट लाइक सॉइल पे वैसे ही होते हैं, है ना। फर्टिलाइजर उनको एक्सटेंसिवली एकदम यूज करा देते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करा देते हैं, जिससे फर्दर उनकी जो न्यूट्रिएंट्स देने की जो कैपेबिलिटीज है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एंड कॉज, एक और चीज होती है, सॉइल फर्टिलिटी तो रिड्यूस होती है, दो चीजें मेंशन करोगे, ये डालना पहला नंबर, और दूसरा कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजेशन अगर हम लोग फर्टिलाइजर अगर यूज कर रहे हैं तो दो चीजें होंगी, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी और जो वाटर पॉल्यूशन है वो भी हो जाएगा। अब सर सवाल ये है, सर वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा, सर हम तो खेतों में यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर। देखो आप फर्टिलाइजर खेतों में यूज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बारिश होगी, बारिश के पानी के साथ वो क्या होगी, वो बहेगी, बह करके कहाँ जाएगी, नदियों में तालाबों में जाएगी ना। तो वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक जो प्लांट हैं, वो उनको पानियों को मतलब पानी में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको खाएंगे पिएंगे, तो बात समझ आएगी। तो दैट इज वाटर पॉल्यूशन भी इससे क्या होगा, बढ़ेगा। दो चीजें याद रखनी है सॉइल फर्टिलाइजर के दो हार्मफुल इफेक्ट, तो सॉइल बैरन हो जाएगी, यानी कि डी फर्टिलाइजर मतलब ये क्या कहेंगे, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और दूसरा वाटर पॉल्यूशन होगा ड्यू टू फर्टिलाइजर, ओके। तो हमें क्या समझ में आया, अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर आपको फार्मिंग करनी है तो आपको मैन्योर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा बच्चे, मैन्योर। तो क्या है एडवांटेज ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं मैन्योर की। पहली बात, ये सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव करता है। देखो टेक्सचर माने क्या होती है ना, साइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। टेक्सचर में जैसे कि सॉइल ना बेसिकली तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, याद रखना, सैंड, सिल्ट और क्ले। इन तीन चीजों को मिलाकर के बोलते हैं कि सॉइल का, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ये आपने पढ़ा होगा सैंडी सॉइल, है ना, मतलब एक ऐसा सॉइल जो सैंड के तरीके का होता है। लूमी, आपने लूमी सॉइल पढ़ा होगा, ब्लैक सॉइल, रेड, इस तरीके से सॉइल, दैट इज वो क्यों कैटेगरी बनाए गए हैं, क्योंकि उनके टेक्सचर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो टेक्सचर में याद रखना, मतलब साइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल में तीन चीजें होती हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले होती है। अच्छा, तो पहला एडवांटेज क्या हुआ कि इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल के साइज को और अच्छा बनाता है, वाटर होल्डिंग करने की कैपेबिलिटीज को बढ़ा देता है।
ठीक है। अच्छा, वाटर रिटेनिंग, देखो अगला पॉइंट वही हो गया। अगर सॉइल की अगर टेक्सचर अगर अच्छी होगी तो वाटर रिटेनिंग जो कैपेसिटी है, रिटेनिंग मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अगला क्या होगा, मेकिंग सॉइल पोरस अलाउइंग बेटर एयर एक्सचेंज, है ना। सॉइल क्या होगा, पोरस बनेगा। पोरस मतलब सॉइल में बहुत मतलब वो इतना ज्यादा कंफर्ट देगा प्लांट को कि प्लांट बहुत इजीली क्या कर सकेंगे, ब्रीथ कर सकेंगे। ठीक है, जिससे यील्डिंग अच्छी होगी। अगला है इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स। ऑब्वियसली बात है, फर्टिलाइजर यूज करने से जो अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स है वो बढ़ जाते हैं खेतों में। ठीक है ना। अच्छा, अगला है रिप्लेनिशेस सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। और आप ये देखा गया है जब हम लोग मैन्योर यूज करते हैं खेतों में एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर, तो मैन्योर क्या करते हैं ना, सॉइल की फर्टिलिटी और बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो मतलब एक तरीके से उसकी जो खोई हुई जो ताकत है किसकी, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स। सॉइल के पास जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट, तो वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब आ जाते हैं क्या यूज करने से, मैन्योर यूज करने से। बात समझ में आ गई। देखो एक और तरीका है जिससे हम लोग सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वापस ला सकते हैं, और वो है क्रॉप रोटेशन। क्या बच्चे, क्रॉप रोटेशन, है ना। क्या है क्रॉप रोटेशन का मतलब, क्या हुआ कि अनदर मेथड टू रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। मतलब एक के बाद दूसरा क्रॉप, ऐसा नहीं कि सेम काइंड ऑफ क्रॉप लगा दिया। ठीक है, गेहूं की खेती करी थी, फिर से अगले महीने फिर से गेहूं की खेती कर ली, ये नहीं करना। दूसरा क्रॉप लगाओ। और कुछ ऐसे ही स्पेसिफिक क्रॉप्स होते हैं, जैसे मान लो आपने वीट की आपने खेती कर ली। ठीक है, वीट की आपने खेती कर ली। अब क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट सॉइल से खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग कुछ लेग्यूम्स मतलब कुछ ऐसे हम लोग प्लांट उसमें अब ग्रो कराएंगे जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 7 में, है ना। एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन लेते हैं और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के सॉइल में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन है। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया और सॉइल में मिक्स कर दिया, तो जिससे सॉइल की न्यूट्रिएंट्स क्या हो गई, बढ़ गई। याद रखना है कि जो नाइट्रोजन जो सॉइल यूज करता है, प्लांट जो यूज करता है, जैसे सॉइल में तो मिक्स हो गया, प्लांट जो यूज करता है वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टर्म देखो याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, भूल रहे हैं हम। नाइट्राइड, हाँ ठीक है, नाइट्राइड के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, मतलब प्लांट जो है ना वो नाइट्रोजन को नाइट्राइड के फॉर्म में यूज करते हैं, देखेंगे अभी आगे। ओके, देखो तो याद रखने वाली बात है ना, कि एक सीजन में मैंने कुछ लगाया, एग्जांपल के तौर पे मैंने लेग्यूम्स लगाया एज अ फॉडर, ग्रो इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट। तो मैंने अगर वीट अगर लगाया है तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कुछ लेग्यूम्स प्लांट ऐड कर दे। लेग्यूम्स प्लांट क्या होते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, है ना। देखो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन गैस जब लाइटनिंग होती है ना, तो लाइटनिंग के समय में भी बहुत सारी जो नाइट्रोजन गैसेज हैं वो सॉइल में मिक्स होती रहती हैं, है ना। कब, लाइटनिंग के केस में, याद रखने वाली बात है। सो यहाँ पर मैंने आपको देखो दे दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो प्लीज इनको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली देखो हमने क्या क्या कर लिया भाई, हमने जो है क्या क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया। फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद फिर हमने क्या करी, फिर हमने कर ली सोइंग। ठीक है, सोइंग करने के बाद फिर हमने क्या कर लिया, फिर हमने डाल दिया उसमें ये एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, 3 चीजें हो गई। अब आपने जब ऐड कर दिया मैन्योर को और फर्टिलाइजर को, मैन्योर को या फर्टिलाइजर को, अब उसके बाद आप क्या करोगे, अब आप उसके बाद करोगे उसकी इरिगेशन, मतलब आप अपने क्रॉप में दोगे पानी। ठीक है, चलो तो हमारा जो अगला टॉपिक है और जो कि बड़ा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से पढ़ना इसको। ओके, देखो समझना, इरिगेशन। सो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपसे पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाई इरिगेशन। ठीक है भाई, आप इरिगेशन से क्या समझते हो। देखो सीधा सा काम है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन।
आप रेगुलर इंटरवल पर पानी दो, ऐसा नहीं कि एक बार दे करके भूल जाना है, नहीं, एक रेगुलर इंटरवल होता है क्रॉप को पानी देने का, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इरिगेशन डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक क्रॉप टाइप। भाई इरिगेशन है ना, कितना इरिगेशन करना है कितना नहीं करना है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्रॉप है, और किस पर डिपेंड करता है सॉइल किस टाइप का है, और किस पर डिपेंड करता है भाई सीजन कैसा है ना। अच्छा, अब अगर मान लो समर सीजन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटरिंग इज हायर, तो समर सीजन में यानी कि गर्मी के समय में अगर आपने कोई अगर क्रॉप अगर लगाया है, गर्मी वाला अगर कोई मतलब है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर अमाउंट में समय समय पर इरिगेशन करना होगा, है ना। ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ द इवापोरेशन, क्यों, क्योंकि जब गर्मियों के समय में ना जो देखो वाटर है ना बहुत ज्यादा इवापोरेट करती है। इवापोरेट का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जैसे रूम में पानी गिरा और रूम में पानी क्या होता है सूख जाता है, सोचो वो पानी कहाँ गया, तो उसको बोलते हैं इवापोरेट हो गया, इवापोरेट हो गया। जैसे आप लोग जब पानी को गर्म करते हो तो देखते हो वहां से क्या निकलता है, वेपर निकलता है, वो वेपर कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वैसे ही तो वहां पर तो बॉइलिंग पॉइंट पर, वो फर्क थोड़ा सा समझना, वहां पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करते हैं, यहाँ पर कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही पानी क्या होता है वेपर में, वेपर माने बोले तो गैसेज में बदल जाती है, ठीक है, ठीक है। आप अभी थोड़ा सा पानी गिरा करके देखो और देखोगे थोड़ी देर बाद ये पानी गायब हो गया, कहाँ चला गया, दैट इज वो वेपर बन करके उड़ गया, वेपराइज हो गया। तो ऐसे ही गर्मियों में जो खेतों के जो पानी होते हैं ना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, पत्तों से, प्लांट के मिट्टियों से क्या होती है, जो वाटर है वो वेपर बन करके उड़ती रहती है, ठीक है। अब वाई वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके लिखा है, ठीक है ना, कि टॉपिक के अंदर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है वाई वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट, प्लांट के लिए वाटर एसेंशियल क्यों है, क्योंकि याद रखना बच्चे बिना वाटर के प्लांट जर्मिनेट ही नहीं होगा, मतलब उसमें से जो नन्हा पौधा जिसको आप लोग बोलते हो ना, जिसको आप प्लांट बोलते हो, वो निकलेगा ही नहीं, जर्मिनेट नहीं होगा, है ना, जो सीड्स है वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो देखो क्या कहता है, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, अगर कंडीशन ड्राई है तो जर्मिनेशन होगा ही नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो और क्या पर्पस है वाटर का, और क्या पर्पस है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट, एयर दो बार मैंने लिख दिया है, हॉट एयर करेंट। अब ये क्या चीज है सर, ये फ्रॉस्ट से कैसे बचाता है, देखो जिन जगहों पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, मतलब ऐसी कि पाइप में बहने वाली पानी क्या हो जाए, जम जाए, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जब अगर मान लो, तो अब सोचो वो प्लांट के जो वेन्स हैं, जो कह सकते हैं उनके जो स्टेम हैं, उनको क्या नुकसान पहुंचाएगा, ऑब्वियस बात है, उनको क्या करेगा, इतनी ठंडी पड़ेगी कि उनके वेन्स फट जाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं, ऐसे समय में हम पूरे खेत को पानी से भर देते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला जो सरफेस है पानी का वो तो जम जाएगा, लेकिन अंदर से, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि झील जो होते हैं, झील ऊपर से जम जाते हैं, लेकिन अंदर की तरफ क्या होते हैं, पानी होते हैं, जैसे मछली वगैरह नॉर्मल अपना तैरती रहती है, ठीक है। तो वैसा ही काम क्या करता है, पानी जो है वो प्लांट को बचाता है, किससे, फ्रॉस्ट से, है ना, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज से बचाती है, हॉट एयर करंट से भी बचाती है ना, गर्म हवाओं से इसे बचाती है। और क्या करता है वाटर का, और क्या काम है, मैच्योर प्लांट कंटेन 90% वाटर, देखो अगर एक कोई मैच्योर प्लांट है तो उसके पास लगभग 90% पूरे प्लांट में होता क्या है भाई, वाटर ही तो वाटर है, 90% वाटर होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, और वाटर ही एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब। याद रखना केवल वाटर ही एब्जॉर्ब नहीं होता है, हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ना कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स देते हैं प्लांट को, वो जाता किसके थ्रू है, वो वाटर के थ्रू ही जाता है। ऐसा नहीं है कि एक अलग से पाइप लगा दिया गया है प्लांट में और सॉइल का न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर जा रहा है, नहीं, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स जब भी प्लांट के अंदर जाएगा वो हमेशा वाटर के साथ मिक्स होकर के जाएगा, है ना, बात समझ में आ गई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, बस उनके नाम लिख दो। क्या है भाई, अगर आपके पास एक खेत होगी तो आप इरिगेशन कैसे करोगे, आप अपने खेतों में पानी कैसे डालोगे, तो आप डालोगे वेल्स के थ्रू, ट्यूब वेल्स के थ्रू, पॉन्ड्स के थ्रू, लेक्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, डैम्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू,
है ना। इन सब के थ्रू, कैनाल मतलब जो नहर होती है उनके थ्रू हम लोग अपने खेतों में पानी डालेंगे, ठीक है। चलो, तो अब देखो हमारे पास ना इन सबको मिला करके हमारे पास दो तरीके के मेथड हो गए, है ना। तो पहला हमारा क्या हो गया, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। डिस्कस करने के लिए आता है, डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो हमारे पुराने जमाने से जो चले आ रहे हैं, दादा के दादा जो करते चले आ रहे हैं, तो क्या क्या है ट्रेडिशनल मेथड में। देखो हम लोग क्या करते हैं, लिफ्टिंग ऑफ वाटर। ध्यान से सुनना कैसे लिखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या होता है, इट मीन्स लिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है, फ्रॉम वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स यूजिंग मेथड, ठीक है ना। मतलब कुछ हम लोग कुछ मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि कैसे, कौन कौन सा मेथड है, किस किस मेथड से हम लोग वाटर को लिफ्ट करेंगे, कहाँ कहाँ से, तो मॉट, ठीक है, यानी कि पुली सिस्टम। जैसे ये देखो, है ना, ये कुएं में ऐसे ये मतलब ये पुली लगा है, रस्सी, ये क्या होगा, ये जो बाल्टी है वो नीचे जाएगा, फिर इसको आराम से खींचेंगे और एक एक बाल्टी एक एक बाल्टी एक एक बाल्टी एक एक बाल्टी करके हमें खेतों में पानी रखना होता है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं मॉट, यानी कि पुली सिस्टम, है ना। दूसरा क्या है, और क्या तरीका हो सकता है, चेन पंप। ये देखने में लग रहा होगा सर ये तो मॉडर्न होना चाहिए, नहीं, ये पुराने मेथड है ना। इसमें कोई भी आपको मोटर जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो चेन पंप कुछ इस तरीके से होता है। तो एक रोटेटिंग चेन होता है विद बकेट टू लिफ्ट वाटर, ठीक है ना। यहाँ से वाटर को उठाया, मतलब यहाँ पर समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुआं या कहीं भी किसी के भी बगल में ऐसे लगा दिया और यहाँ से उठा करके पानी को ट्रांसफर करके ये फेंकता है, तो फिर ये फर्दर यहाँ से खेतों में जाता रहता है। ओके, अगला है हमारा, देखो क्या है, ढेकली, है ना। ये क्या है, ये एक लीवर सिस्टम है टू ड्रॉ वाटर मैनुअली। जैसे ये देखो, ये कुआं है, ये कुएं से आपको पानी को लिफ्ट करना है। तो एक तो तरीका है भाई, एक तो सीधा सा तरीका है कि हम मॉड सिस्टम कर ले, है ना, पुली लगाते, एक है लीवर कर दे। तो यहाँ पर एक बड़ी सी ऐसे लाठी या डंडा ऐसे कुछ लगा करके उसके नीचे बहुत हैवी कोई पत्थर बांध देते हैं। क्यों, सोचो, पत्थर ऐसे बांध दिया तो जब इसको ऐसे जब ऊपर उठाएंगे तो ये आसानी से नीचे चला जाएगा, है ना। और जब, क्योंकि भाई हमें खींचने में ज़्यादा मेहनत लगी ना, अब ऑटोमेटिकली अगर मैंने यहाँ पे पत्थर अगर ज़्यादा हैवी बांधा है तो हम थोड़ा कम फोर्स भी लगा करके क्या कर सकते हैं, इस बाल्टी को बड़े आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ढेकली, है ना। अच्छा, अगला हमारा जो है ट्रेडिशनल है वो है रहट। ये तो आप देखोगे तो कहोगे सर ये तो मॉडर्न मेथड है, लेकिन ये मॉडर्न नहीं है, ये रहट है। होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग एक चेन लगाए रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ से एक चेन आई रहती है और वो जो मतलब एक तरीके से जो हमारा जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो सीधा इससे कनेक्ट होता है। और जैसे जैसे ये घूमता है, ठीक है, जैसे जैसे ये घूमता है तो ये ऊपर नीचे, तो यहाँ से देखो ये वाली मान लो बाल्टी इस पानी के अंदर गई, यहाँ से इसने पानी लिया और पानी लेकर के ये ऊपर उठ गया, ठीक है। फिर ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, कई सारी बाल्टी रखी हुई थी और हमें पानी ऐसे गिरा दिया, पानी गिरा दिया, फिर वापस चला गया कहाँ, खेतों में। ये इस तरीके से खेतों में ये चला गया, है ना। तो ये बैल जब तक घूमता रहेगा, बैल जब तक घूमता रहेगा पानी निकलती रहेगी, और है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रहट सिस्टम, ठीक है। तो ये चार आपके हैं ट्रेडिशनल मेथड, नाम याद रहेंगे, ठीक है। पहला हमारा क्या है, मॉट है, जिसमें हम लोग एक पुली सिस्टम का यूज करके बाल्टी को अंदर, है ना, आराम से कुएं के अंदर डाल करके पानी को खींचते हैं। दूसरा हमारा है चेन पंप है, तीसरा हमारा है ढेकली है, और चौथा हमारा है रहट है, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी हमारी कौन सी मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। नाउ अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, मॉडर्न मेथड बड़ा आसान, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं। अब उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए, मोटर वगैरह चाहिए, है ना। तो देखो पहला हमारा आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि ये क्या है, याद है, इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपसे डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ध्यान से जरा समझो। क्या कहता है कि यूजफुल ऑन अनइवन लैंड। अगर अनइवन लैंड है, जैसे ऐसे ना कि जस्ट लाइक जब पौधे के ऊपर जब बारिश जब होगी तो पौधों को लगेगा कि अरे यार ये तो मतलब बारिश हो रही है ना, स्प्रिंकलर, ठीक है। तो अनइवन लैंड पर ये एप्लीकेबल है विद लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी, और जहां पर पानी की कमी है वहां पर हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिप सिस्टम में भी वही होता है, पानी की कमी अगर है, ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग ड्रिप सिस्टम को यूज करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात करें स्प्रिंकलर की। अच्छा, परपेंडिकुलर पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स। ये नोजल्स ना रोटेट करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से, है ना, जल्दी जल्दी इस तरीके से, इस तरीके से। तो पानी के फवारे जो हैं, है ना, सब जगह जाते रहते हैं, ठीक है। तो इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप एज रेनिंग,
है ना। जब इसकी पानी क्रॉप पर गिरती है तो ऐसा लगता है क्रॉप को कि अरे यार ये तो बारिश हो रही है। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप एज रेनिंग, वाइडली यूज्ड इन द लॉन, कॉफी प्लांटेशन एंड अदर क्रॉप। ये बात याद रख लेनी है, लॉन में, कॉफी प्लांटेशन में और अदर क्रॉप में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर है। अगला देखो हमारा मॉडर्न सिस्टम में क्या आता है, ड्रिप सिस्टम। अब अगर हम बात करें अगर ड्रिप सिस्टम की, तो देखो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि वाटर इज डिलीवर्ड बाय ड्रॉप। वाटर कैसे डिलीवर होते हैं, ड्रॉप बाय, नाम से देखो क्या लग रहा है, ड्रिप, दैट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। डायरेक्टली टू द प्लांट्स रूट, कहाँ, सीधा प्लांट के रूट में, देखो इधर दिख रहा है ड्रिप सिस्टम, है ना। क्या होता है, दिस मेथड इज बेस्ट फॉर द फ्रूट प्लांट्स, फ्रूट प्लांट के लिए बेस्ट है ना, गार्डन्स एंड ट्रीज के लिए ये बेस्ट है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, और क्या करता है भाई, इसके फायदे क्या हैं, इट कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करता है, एंड इफेक्टिव इन वाटर स्केर्स रीजन, जहाँ पर पानी की कमी है वहां पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। चौथी चीज हो गई, क्या कर लिया हमने, अब हमने अपने प्लांट्स को वाटर भी दे दिया, दैट इज हमने उसका नाम दे दिया इरिगेशन। दो तरीके के, दो मेथड हमारे हो गए, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। नाउ अब जैसे ही हमने क्या कहा कि जैसे ही आपने वाटर दिया प्लांट को, अब प्लांट के साथ जो अननेसेसरी चीज थी जिसको हम लोग बोलते हैं वीड्स, वो भी क्या होने लगे, ग्रो होने लगे, है ना। प्लांट के साथ जो अननेसेसरी चीज थी जिसे हम लोग बोलते हैं वीड्स, वो भी क्या होने लगे, ग्रो होने लगे। तो उनको भी तो रोकना है। वीड जस्ट लाइक उस एनोइंग छोटा भाई या बड़ा भाई कह लो, जो मतलब आपके हिस्से की चीज़ों को खा जाता है, ठीक है, तो दैट इज वीड। तो वीड ऐसा ही है, प्लांट में जो वीड होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनका ना बस वो न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। भाई आपने वाटरिंग करी अपने मेन क्रॉप को, आपने फर्टिलाइजर या आपने मैन्योर ऐड किया है अपने मेन क्रॉप को, लेकिन हिस्सा वो वीड्स भी ले लेंगे, ठीक है, कंपटीशन करने लगेंगे अपने मेन प्लांट से, इसलिए उनको हटाना जरूरी होता है। चलो तो हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज वीड्स। भाई ये वीड्स क्या हैं, तो वीड्स क्या चीज होती है, ध्यान समझना। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर वीड्स। तो मेनी अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंगसाइड द मेन क्रॉप, मेनी अनवांटेड प्लांट, आप ये चाहते नहीं थे, बस हो गया, वो आ गया, है ना, दैट आर कॉल्ड वीड्स। दे compete फॉर वाइटल रिसोर्सेज, क्या करते हैं, मैंने क्या कहा, वो compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए, सच एज वाटर, सच एज न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, विच कैन हार्म द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ मेन क्रॉप। अब ऐसी बात है भाई, मैंने कहा कि लो बच्चे ये, ठीक है, ये आपके लिए 1 kg हॉर्लिक्स का डब्बा, ये आपको खाना है, 1 महीने में ख़त्म कर देना है, और पता चला कि 2 लोगों का और उसमें हिस्सा लग गया कि नहीं नहीं इसे भी चाहिए, इसे भी चाहिए, तो अब आपको जितनी न्यूट्रिएंट्स मिलनी थी क्या उतना मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। यानी कि वो जो 2 अनवांटेड लोग आ गए, उन्होंने आपका हिस्सा खा लिया, तो आपके न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दैट इज वीड जस्ट लाइक दिस, है ना, ऐसे ही वीड्स हमारे कुछ होते हैं। ओके, तो क्या होता है, सम वीड्स कैन मे बी पॉइजनस, और कुछ तो वीड्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी, इसलिए भी इन्हें हटाना जरूरी होता है। अब देखो वीडिंग क्या होती है, वीडिंग का मतलब प्रोसेस जिसके थ्रू आप वीड को हटा सको, तो दैट इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है ना। फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वीडिंग करने का सबसे बेस्ट सीजन या सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो फ्लावर, उनके फ्लावर होने से पहले, मतलब है ना, जब फ्लावर हो जाएंगे तो क्या होंगे, अपने सीड्स को सब जगह फैला देंगे और ज्यादा वीड हो जाएगा, तो फ्लावरिंग होने से पहले, है ना, उनको क्या करना होता है, हटा देना होता है। ये बेस्ट टाइम है वीड को रिमूव करने का। अब सवाल है सर कि हम वीड को कंट्रोल कैसे करें, क्या सर हम एक एक वीड को हाथ से हटाएं, नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप क्या करो, टिलिंग कर दो, मतलब खेत में गए मैनुअल तरीके से, पर एक एक वीड को क्या कर रहे हो, उखाड़ रहे हो खुरपी से, हाथ से, है ना, तो दैट इज टिलिंग। टिलिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने एक खुरपी ले ली, कोई हमने कुछ टूल ले लिया और हम उसको क्या कर रहे हैं, अपरूट कर दे रहे हैं,
है ना, एंड किल वीड बिफोर सोइंग अलाउिंग देम टू ड्राई मिक्स विद द सॉइल, उखाड़ करके फेंक दिया लो, और सॉइल को क्या होगा, फायदा हो जाएगा। दूसरा है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल मतलब वही बताया मैंने कि कुछ तुम ले लो, खुरपी ले लो, सीड ड्रिल्स ले लो, हैं, और उससे जा करके उस वीड्स को हटा दो, ठीक है। तीसरा जो तरीका है जो कि अब बहुत सारे लोग यूज करते हैं वो है यूज ऑफ वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स क्या है? वीडीसाइड्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो केवल और केवल वीड को किल करता है, मेन क्रॉप को नहीं। मेन क्रॉप है, मेरे को पता है सर यहाँ पर मेन क्रॉप भी है, सर यहाँ पर मेन क्रॉप भी है, और सर यहाँ पर बीच में वीड्स भी है। तो आप जब इसके ऊपर जब वीडीसाइड्स डालोगे तो ये केवल और केवल मेन क्रॉप को अफेक्ट नहीं करेगा, बस ये केवल जो वीड्स हैं ये उन्हें अफेक्ट करेगा, वीड्स को किल कर देगा। हाँ, लेकिन नुकसान है ना। अब उसी क्रॉप को हम लोग खाएंगे, उसके जो फ्रूट्स होंगे वो हम लोग खाएंगे, तो फिर क्या करेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो याद रखना वीडीसाइड्स क्या है? वीडीसाइड्स क्या है? अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू किल वीड्स। एक एग्जांपल याद रखना 2,4-D, ठीक है, विच इज डाइल्यूटेड विद वाटर, जिसको हम वाटर के साथ मिलाते हैं और स्प्रे कर देते हैं फील्ड्स पर। दिस ओनली टारगेट वीड्स। मैंने क्या कहा, ये केवल वीड को टारगेट करेगा, नॉट द मेन क्रॉप। कई बच्चों के मन में होगा सर क्या हमारा मेन क्रॉप नहीं मर जाएगा? नहीं, ठीक है, इसको ऐसा बनाया जाता है। तो एग्जांपल याद रखोगे 2,4-D, यूज्ड बिफोर दे फ्लावर एंड प्रोड्यूस सीड्स। कब यूज करते हैं? फ्लावरिंग से पहले। ओके, तो कुछ सेफ्टी मेजर्स भी हमें देखो ध्यान रखने पड़ते हैं जब हम लोग वीडीसाइड्स, अगर कोई पर्सन वीडीसाइड्स कर रहा है, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है ना, तो बढ़िया एकदम बकायदा देखो मुंह ढक लो, ठीक है, डाकू वाकू बन जाओ, उसके बाद वीडीसाइड्स को हम लोग यूज करते हैं। तो वीडीसाइड्स कैन बी हार्मफुल टू फार्मर हेल्थ, फार्मर शुड कवर देयर नोज एंड माउथ। सेफ्टी मेजर में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा, फार्मर शुड कवर देयर नोज एंड माउथ। क्लियर बात? वीडीसाइड समझ में आ गया, यानी कि वीडिंग, हमें रिमूवल ऑफ वीड समझ में आ गया कि वीड क्या थे, वीड को निकालना जरूरी क्यों था और कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात। अब वीड भी आपने निकाल लिया, बहुत अच्छा, प्लांट बहुत खुश हो गया और प्लांट बहुत तेजी से ग्रो हुआ, और बहुत तेजी से ग्रो होकर के उसके सारे जो क्रॉप हैं वो पक गए, रिपेन हो गए। अब क्या होगा भाई, अब हम उसकी करेंगे हार्वेस्टिंग, यानी कि फसलों की कटाई, ठीक है। अब देखो पुराने समय में क्या होता था ना, सिकल्स होते थे, ये हंसुआ लेकर के हम लोग खेत में चले जाते थे और इस हंसुए से पूरा का पूरा हम लोग जो क्रॉप है वो कट कर लेते थे, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग देखो है क्या, इट इज द प्रोसेस, क्या है, एक प्रोसेस है, ये कोई चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द कटिंग और पुलिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। मैच्योर क्रॉप को काटना या उन्हें खेतों से उखाड़ लेना, दोनों ही क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब देखो हार्वेस्टिंग जो है ना वो कई तरीके से होते हैं। तो पहला मैनुअल हार्वेस्टिंग। मैनुअल हार्वेस्टिंग क्या हुआ, हंसुआ लिया, खेत में चले गए, फसलों को लगे काटने ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो दैट इज बाय यूजिंग सिकल्स। दूसरा है मशीन हार्वेस्टिंग, जिसको हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। अब आजकल यही यूज हो रहा है सब जगह, सब जगह यूज हो रहा है, ठीक है। क्या होता है, तो अच्छा इसमें एक और देखो हमारा टर्म आता है थ्रेशिंग, मतलब हमने हार्वेस्ट कर ली मशीन लगा करके, फसलों को काट लिया, अब क्या हुआ, अब हमें उसकी थ्रेशिंग करनी होती है। थ्रेशिंग माने क्या, आपने काट लिया, अब क्या करना है, ग्रेन को, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाफ। ओके, चाफ मतलब जो भूसा है, मतलब जैसे मान लो गेहूं है, तो गेहूं क्या होता है, छोटे से पॉड में बंद होता है ना, तो मेरे को उस पॉड को खोलना है, गेहूं को अलग करना है और भूसे को अलग करना है, चाफ को अलग करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग। तो क्या कह दिया, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स, है ना, फ्रॉम द चाफ। ओके, चाफ का मतलब क्या होता है, आउटर हस्क, दैट इज कॉल्ड threshing. Okay, it can be done using a machine called combine which act as both harvester and thresher. अब तो देखो ऐसी भी चीजें आने लगी ना कि एक तरफ से फसल काटेगा और एक साइड भेजेगा और दूसरी तरफ से ग्रेन निकाल देगा, तो हार्वेस्टिंग भी हो गई उसी मशीन में, उसकी थ्रेशिंग भी हो गई। थ्रेशिंग मतलब मैंने ग्रेन को चाफ से अलग कर लिया, ठीक है, तो दोनों अब एक ही में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कंबाइन, ठीक है। अ कंबाइन मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्रेशर एंड हार्वेस्टर। ये तो बात हो गई मशीन की। अब जिसके पास भाई मशीन नहीं है वो क्या करेगा, तो वो करेगा विनोइंग। क्या करेगा, विनोइंग। पहले तो वो जो उसके अनाज होंगे उनको बैलों से, गायों से खूब पैरों से उनको
मतलब कह लो कि उनके ऊपर खूब बैलों से वो चलवाएंगे। देन अब क्या करेंगे, वो एक जगह पर जाकर के खड़े हो जाएंगे थोड़ा सी ऊंचाई पर, और वो थोड़े थोड़े अमाउंट में जो ग्रेन है उनको गिराएंगे। ऐसा करने से जो चाफ है, जो भूसा है, वो हल्का है, वो हवा से उड़ करके दूर चला जाएगा, और जो ग्रेन जो हैवी है, भारी, वो सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग। तो देखो क्या लिखेंगे सर, अब सर लिखिए, लिखा कैसे जाए, क्या होता है, व्हाट इज विनोइंग, अ प्रोसेस टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चाफ बाय टॉसिंग। देखो थ्रेशिंग में भी तो यही था ना, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, थ्रेशिंग में बाई यूजिंग मशीन, इसमें क्या लिखोगे, बाई टॉसिंग द मिक्सचर इनटू एयर वेयर द विंड ब्लोज अवे द लाइटर चाफ व्हाइल हैवियर ग्रेन टू फॉल बैक डाउन, दिस इज कॉल्ड विनोइंग, दिस इज कॉल्ड विनोइंग। ठीक है, अच्छा, इट इज डन बाई, अब ये विनोइंग करता कौन है, तो जो छोटे फार्मर होते हैं विद स्मॉलर लैंड होल्डिंग, जिनके पास छोटी सी जमीन होती है खेती करने की, तो ऐसे फार्मर क्या करते हैं, विनोइंग का काम करते हैं। क्लियर है बात, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके ओके। देखो अब क्या हुआ कि भाई आपने हार्वेस्टिंग कर ली, अब अगर आप किसान हो तो आप इस खुशी को समझ पाओगे। तो अब जो इस हार्वेस्टिंग के उपलक्ष्य में कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, अभी होली मनाई ना, ठीक है, तो जो होली है, दिवाली है, बैसाखी है, पोंगल है, बिहू है ना, नवान्या है, ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल के अंडर में आते हैं। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, 4 ऑप्शन, इसमें से 3 नहीं रहेगा और एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, तो आपको नाम याद रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस नेम, होली इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, दिवाली, बैसाखी, पोंगल, बिहू है नवान्या। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। हार्वेस्ट मतलब होने की खुशी में जो किसान है इसे मनाते हैं। अब लास्ट काम जो आप करोगे वो क्या करोगे, फसलों की, और जो आपको जो ग्रेन मिले हैं उन ग्रेन को आपको करना है स्टोर, बहुत जरूरी चीज है, बिना स्टोर के कैसे काम चलेगा भाई, है कि नहीं, बोलो, सही बात है। देखो तो स्टोरेज क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सही बात है भाई, बहुत बहुत अच्छा आपने खेती किया, आपने 100 कुंटल आपने क्या कर लिया, गेहूं उगा लिया, तो उसको अच्छे से रखना भी तो है, अदरवाइज उगाने का क्या पर्पज, जब वो खराब ही हो जाए तो क्या करेंगे, हमें से इट मेंटेन द क्वालिटी एंड लॉन्गिविटी ऑफ द हार्वेस्टेड ग्रेन। भाई देखो स्टोर अगर आप कर रहे हो तो स्टोर आपको क्या इंश्योर करता है कि जो आपने जिस क्वालिटी का गेहूं उगाया है वो क्वालिटी बनी रहेगी लॉन्ग टर्म तक, ठीक है ना, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रॉडेंट्स, रॉडेंट मतलब जो चूहे वगैरह हैं वो सब आ जाते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई एक जगह तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा था, डिकम्पोज कर रहा था, तो यहाँ पर भी तो डिकम्पोज करेगा, तो फिर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं देखो ये खराब है, ये अच्छा है, ओके, बट उसको क्या खराब से, उसको थोड़ा ना कोई फर्क पड़ने वाला है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत खराब हो, उसको थोड़ा फर्क पड़ने वाला है, भाई वो है उसका काम है डिकम्पोज करना, वो करेगा। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, हमारे ग्रेन को खराब कर देती हैं, तो इनसे हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमें इनको स्टोरेज करना पड़ेगा। अब देखो स्टोरेज मेथड क्या क्या है, तो पहले क्या करना होता है कि जो हम लोग जूट बैग्स जो बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक जूट बैग, जैसे ये देखो है ना, हम पहले अपने ग्रेन को क्या करते हैं, जूट के बैग में रख देते हैं, ठीक है, या फिर मेटेलिक बिन्स में रख देते हैं, मेटेलिक बिन्स में, जैसे ये देखो ये हमारे सीलो जिसको हम लोग बोलते हैं, मेटेलिक बिन्स में रख देते हैं, है ना, फॉर स्मॉल क्वांटिटी। अच्छा अभी हम अगर स्मॉल क्वांटिटी की बात करें तो जैसे घरों में जो होता है ना मेटेलिक बिन्स, उसमें गेहूं को, चावल को लंबे समय तक रख दिया जाता है, ओके। अच्छा अब देखो जो सीलोज हैं एंड ग्रेनरीज हैं आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज, लेकिन सर अगर बहुत बड़े किसान हैं, हमने क्विंटल्स ऑफ क्विंटल्स हमने गेहूं प्रोड्यूस कर लिया है, तो सर हम अब घर में तो नहीं रख पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे सीलोज में भेजना पड़ेगा या उसे हमें ग्रेनरीज में भेजना पड़ेगा, ठीक है, आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज टू प्रोटेक्ट ग्रेन फ्रॉम पेस्ट्स, जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचाने के लिए हमें सीलोज और ग्रेनरीज। अब ये सीलोज और ग्रेनरीज देखो क्या है, ये जगह है, जैसे देखो ये सीलोज आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये सीलोज है, और ये क्या है, ये ग्रेनरीज है, ठीक है। मॉइस्चर कंट्रोल, अच्छा मॉइस्चर कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल तो सब कुछ से करना है ना, तो मॉइस्चर कंट्रोल कैसे करेंगे, तो क्या करना होगा उसके लिए, फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आपके पास अगर है तो सबसे पहले उसे
देखो अब फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन है ना, तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगी, तो पहले आपको उसे ड्राई करना पड़ेगा, अच्छा सा उसे पहले आपको धूप दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाई मॉइस्चर लेवल विच कैन लीड टू स्पॉइलेज ऑफ द इफ नॉट ड्राइड नॉट, तो पहले क्या करोगे, मॉइस्चर से बचाने के लिए पहले उसे ड्राई करो, धूप में उसे सुखाओ, है ना, बिफोर स्टोरेज, तो ड्राइड बिफोर स्टोरेज करो। टू रिड्यूस मॉइस्चर फर्स्ट ड्राइड इन द सन, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है भाई, हमें नेचुरल पेस्ट वगैरह से कैसे कंट्रोल करना है, तो अगर मान लो उसमें हमें क्या करना है, अगर घर पे अगर हम कर रहे हैं तो हम कुछ ड्राइड नीम्स का लीव यूज करेंगे, ठीक है, एट होम्स। और मान लो अगर हम उसे जैसे सीलोज वगैरह में या यहाँ पे अगर हैं तो उसे हमें वैसे कैसे बचाना है, उसके लिए हम लोग लार्ज क्वांटिटी स्टोर गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल्स यूज करते हैं यूज टू प्रोटेक्ट दीज पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बात समझ आ गई, तो दो तरीके से, ठीक है ना। एक आपका क्वेश्चन बना था व्हाट आर द ग्रेनरीज, ग्रेनरीज क्या होते हैं, तो ग्रेनरीज आर द प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, जहां पर फूड ग्रेन स्टोर किए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनरीज। क्लियर है बात? अच्छा, बात समझ आ रही है। कि हमारा लास्ट टॉपिक था, एक और आपका छोटा सा टॉपिक बचता है ना, फूड फ्रॉम एनिमल्स, ओके। और इसी के अंदर हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल, देखो जिस तरीके से हम प्लांट की सेवा करते हैं प्लांट से फूड के लिए, वैसे ही हमें एनिमल की भी सेवा करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारी चीजें आ जाती हैं एनिमल हस्बेंड्री में। तो फूड फ्रॉम एनिमल, भाई कैसे कैसे हमें फूड मिलते हैं, देखो तो ऐसा नहीं है कि फूड केवल प्लांट से ही मिलता है, फूड बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं, जैसे कि पीपल लिविंग नियर कोस्ट, है ना, जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वो फिश खाते हैं, तो उससे उन्हें क्या मिलता है, मतलब फिश ऑयल मिलती है जो कि विटामिन डी जिसमें होती है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। उस फिश के ऑयल में क्या होती है, विटामिन डी होती है, ये बात याद रखना, एज बिग पार्ट ऑफ देयर मील्स, ठीक है। अब यहां से एक टर्म आता है आपका कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो आपके पास एनिमल है, आप उस एनिमल की क्या कर रहे हो, केयरिंग कर रहे हो, आप उसकी रेयरिंग कर रहे हो, पाल रहे हो, देखभाल कर रहे हो, ठीक है ना, किसके लिए, फूड के लिए, फाइबर के लिए, मिल्क के लिए एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग एंड केयरिंग, बस यहां से प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग एंड केयरिंग फॉर एनिमल फॉर फूड, फाइबर, मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब देखो, इट इंक्लूड ब्रीडिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इस एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या कराते हैं हम लोग, ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि जैसे भाई आपको क्या करना है, आपको अमाउंट भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो जैसे हमें एनिमल से उनके बच्चे जैसे पैदा करवाने हैं, तो दैट इज हमने कह दिया ब्रीडिंग करानी है। फीडिंग, उनको खिलाना पिलाना है, एंड मैनेजिंग लिव स्टॉक, ठीक है, कौन से जानवर रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं, मतलब मैनेजिंग कैसे आप करोगे, तो ये सब किसके अंडर में आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में आ जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक क्रॉप, जैसे कि हम लोग क्रॉप की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, एनिमल्स नीड टू राइट कंडीशन टू थ्राइव, तो एनिमल को भी क्या करना होता है, उनको भी बहुत अच्छे से उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो, तो देखो, ये अगर आप लोग मेरी कोचिंग से अगर नहीं जुड़े हो तो आप इस नंबर पर कॉल करो, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नोट्स के रिगार्डिंग कि सर ये और इस तरीके के नोट्स कैसे मिल सकते हैं, तो प्लीज कॉल दिस नंबर, ओके। आप कॉल करो, आपको सारी बातें बताई जाएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो, अच्छा, अब देखो, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेथड ऑफ, ये सब आप कर सकते हो, बोलो इसमें कोई दिक्कत होगी क्या, इसमें कोई दिक्कत होगी बताओ मेरे को, है ना। जब आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेथड ऑफ प्रिजर्विंग सॉइल फर्टिलिटी, भाई सॉइल फर्टिलिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मतलब आपने बहुत ज्यादा पशुओं को चरा दिया है, नहीं, हाँ, क्रॉप रोटेशन एक तरीका है, मोनोकल्चर नहीं है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी नहीं है, वो तो और सॉइल आपकी खराब हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आई होप कि आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर ले रहे होगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट करके बताओ, ओके, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। चलो, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ इसके 2 PDF आपको अब और मिलेंगे, एक आपको मिलेगा इसका वर्कशीट, एक आपको मिलेगा इसका असाइनमेंट, वो आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशंस बाद में आपको दे दिए जाएंगे उनको सॉल्व करने के बाद, ताकि आप अपना मैच कर लो। क्लियर है मेरी बात, ठीक है।
और एक काम और कर लेना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, लिंक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और प्लीज कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो।